हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी। अभी तक जब जो सब सो रहे थे अब सब जाग जाएंगे। अभी तक जिन्होंने सोशल स्टडीज को पीछे रख रखा था अब सोशल स्टडीज फोर फ्रंट पे आ गया है। एग्जाम पास आ गया है हमारा सोशल स्टडीज का। यस, फर्स्ट टाइम। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाउ ऑल द बेस्ट as we begin with our super mega revision series for social studies। हम लोग ये चीज याद करके चले कि हमारा सोशल स्टडीज का रिवीजन यहां से स्टार्ट हो रहा है। पर्सनल लेवल पे हार्ड वर्क एफर्ट्स आपके डल रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग 100% मार्क्स लेकर आने वाले हैं। सोशल स्टडीज में लाने वाले हैं ना 100% मार्क्स, 100% मार्क्स लेकर आने वाले हैं सब लोग। यस, इसके साथ ही एक बहुत ही सिंपल सी चीज कर देती हूँ। 100% मार्क्स लाने के लिए 100 मार्क्स नहीं लेकर आने, सिर्फ 40 मार्क्स लेकर आने, जो कि एक टाइम पर पासिंग मार्क्स होते थे। तो पासिंग मार्क्स तो ले आएंगे, 40 मार्क्स तो हम 100% ले आएंगे, 101% ले आएंगे। वेरी गुड। क्विकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है। सबसे पहले तो अब हम अगर हमारे इसके कोर्स स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टोटल मार्क्स जो हम लोग लेकर आ सकते हैं वो है 40 मार्क्स। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हिस्ट्री के 10 मार्क्स हैं, ज्योग्राफी के 10 मार्क्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के 10 है और इको के 10 है। तो इन चारों सब्जेक्ट्स में हम लोग इक्वल एफर्ट्स डालेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग सोशल स्टडीज को अब पीछे बैक सीट नहीं देकर चलेंगे, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट में हमें इम्पैक्ट करने वाला है। रिविजन सीरीज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एवरीबडी इज रेडी? पढ़ना स्टार्ट करें? यस, गुड, ओके। सो सबसे पहली चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला हमारा चैप्टर विच इज पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग हम लोग समझेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे सबसे पहले किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहां पर बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो होगा व्हाट इज पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन व्हाई वी नीड पावर शेयरिंग। दूसरा क्वेश्चन बनेगा केस स्टडीज, जो कि है बेल्जियम की और श्रीलंका की केस स्टडीज। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे हम प्रॉब्लम को, बेल्जियम की क्या प्रॉब्लम थी और उसका अकोमोडेटिव मॉडल क्या था। तो यहाँ पर बेल्जियम की जब हम लोग प्रॉब्लम की बात करते हैं तो बेल्जियम का मॉडल आ जाता है। और हम लोग देखेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका एंड वर दे एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, मेजॉरिटेरियनिज्म की, और क्या उन्होंने सोल्यूशन निकाला? जी नहीं। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और ये जो क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन व्हाई वी नीड पावर शेयरिंग, ये दोनों क्वेश्चंस एक ही तरीके से आएंगे। तो याद रखिए हमारी एनसीईआरटी की जो हेडिंग है जो कह रही है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ये वही चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नीड भी है पावर शेयरिंग की। इसमें हम लोग देखते हैं 4 प्रूडेंशियल रीजंस है और उसके साथ साथ एक मॉरल रीजन है। अगेन प्रूडेंशियल रीजन क्या है, मॉरल रीजन क्या है, हम लोग पढ़ते पढ़ते पढ़ेंगे, लेकिन आई होप आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी अभी तक पता होंगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे 4 फॉर्म्स हैं, इसमें 4 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपके पास इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है, विद इन सोशल ग्रुप्स क्या होता है। ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक ओवरव्यू है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बनने वाले हैं। तो इस ओवरव्यू के साथ नाउ वी विल ट्राई टू स्टडी आवर पावर शेयरिंग। सबसे पहली चीज जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो ये है कि पावर शेयरिंग क्या होती है। नाउ इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। व्हाट इज पावर शेयरिंग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किन लोगों के बीच में हो रहा है? गवर्नमेंट बॉडीज के बीच में, जनरल लोगों के बीच में। 4 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हम पढ़ेंगे किन किन जगहों पर पावर शेयरिंग हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ताकि हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो ठीक तरीके से चलता रहे। सो पावर शेयरिंग इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फॉर गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ पावर शेयरिंग, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखेंगे बेल्जियम का मॉडल। बेल्जियम इज अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप। अब मैं आपको जिस तरीके से ये चीजें पढ़ा रही हूँ ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होंगी, ये आपको आंसर राइटिंग की तरफ से मदद करेंगी, तो आप इसको वैसे ही याद करते चले मेरे साथ साथ। बेल्जियम की क्या प्रॉब्लम है, पहले हम लोग देंगे बेल्जियम का इंट्रोडक्शन। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। इसकी पॉपुलेशन हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन से भी कम है। इसके ये बॉर्डर्स हैं, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लक्समबर्ग।
और इसके बाद हम बोलेंगे इसकी जो पॉपुलेशन है इट इज लिटिल ओवर 1 करोड़। यहाँ पर ये चीज लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग बताना चाहते हैं कि इतनी छोटी कंट्री में भी पावर शेयरिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की जरूरत आ जाती है। इसके बाद इस सिंपल से पाई चार्ट से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की प्रॉब्लम में एथनिक कॉम्पोजिशन का क्या रोल है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे हमारा 1 मार्क क्वेश्चन जो आता है, डिफाइन एथनिसिटी। डिफाइन एथनिसिटी, फिर सब ध्यान से देखेंगे इस चीज को। अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर और पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्स इन देयर कॉमन डिसेंट। ये जो क्वेश्चन है ये आया है हमारे सैंपल पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे सैंपल पेपर के आंसर में दी हुई है। तो हम इस चीज को एज इट इज समझने की कोशिश करेंगे, कैसे? ब्रेक करके पार्ट्स में। अगर आप पास लिखने के लिए आ जाती है हम तो भी प्रिपेयर्ड हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाती है हम तो भी प्रिपेयर्ड हैं। तो यहाँ पर एथनिसिटी के साथ साथ हम ये समझेंगे कि एथनिसिटी सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस पे, कास्ट पे, कलर पे, इस पे बेस्ड नहीं होती, इसके पीछे और भी चीजें हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज है इट इज अ सोशल डिवीजन, ये चीज याद रख लिया, सोसाइटी में हो रहा है एक डिवीजन है। इसके बाद इट इज बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर और पीपल, यानी कि जो लोग हैं वो एक ही तरीके का कल्चर, एक ही तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी घरों में बहू का स्वागत उस कलश के साथ किया जाता है जिससे चावल गिरा दिए जाते हैं, तो वो एक शेयर्ड कल्चर है। इट इज अ मजाक वाला एग्जाम्पल, लेकिन आप ऐसे इस चीज को समझने की कोशिश करें। इसके बाद इट इज बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि कॉमन डिसेंट पर विश्वास रखता है। कॉमन डिसेंट पर क्या विश्वास रखता है? कि हम लोग पूर्वजों से इस तरीके की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते आए हैं, और ये जो ग्रुप है, ये जो सेट ऑफ पीपल है, ये बहुत लंबे समय से कॉमन डिसेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एथनिसिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब यहाँ पर हम लोग बेल्जियम पर वापस आ जाते हैं। बेल्जियम पर जब हम लोग वापस आएंगे तो हम लोग इस पाई चार्ट से एकदम 1 सेकंड में इस चीज को याद कर लेंगे, उसके साथ साथ समझेंगे इसके एथनिक कॉम्पोजिशन की बात हो रही है। यहाँ पे जिस टाइप के एथनिक कॉम्पोजिशन की बात हो रही है वो है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड चीज की बात हो रही है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग लास्ट के 5 मिनट्स में देखेंगे। अभी पहले फटाफट से सारा ये सब कुछ पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग एक फ्लो में पढ़ाई कर सके। तो फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम के एग्जाम्पल में लिंग्विस्टिक बेसिस पर है। हम देखते हैं यहाँ पर 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग है। ये कहाँ पे रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। 40% जो लोग हैं वो कौन है? फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं, ये लोग रहते हैं वलोनियन रीजन में। बाकी के जो 1% बचे वो हैं जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। तो आप कहेंगे यहाँ दिक्कत की क्या जरूरत है, डच स्पीकिंग लोग जो हैं वो मेजोरिटी में, इनका राज होगा। लेकिन यहाँ पर आ जाता है इंपॉर्टेंट ट्विस्ट टू द बेल्जियम वाला प्रॉब्लम, इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सिर्फ आप ये नहीं बोलेंगे मेजोरिटी वाली जो जगह है इसीलिए वहां पर मेजोरिटी वाले लोगों का रूल था जो कि डच स्पीकिंग है। अब यहाँ पर इन पाई चार्ट से समझिए कि बेल्जियम में क्या था कि 59% जो लोग थे वो डच स्पीकिंग थे और 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे। लेकिन क्या इसका मतलब है डच स्पीकिंग लोगों के पास सारी चीजें आए, सारा पावर, सारे इकोनॉमिक वगैरह बेनिफिट्स मिल रहे थे? जी नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्पेशल केस ऑफ ब्रसल्स। यहाँ पर ब्रसल क्या है? इस कंट्री की कैपिटल सिटी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 20% जो लोग हैं ये डच स्पीकिंग है और बाकी 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। मान लीजिए अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारी कैपिटल सिटी है दिल्ली, वहां पर इस तरीके का अरेंजमेंट कि बाकी जो लोग वो एथनिक कॉम्पोजिशन जो बाकी पूरी कंट्री में मेजोरिटी में है वो बेचारे आकर यहाँ पर मात खा जाते हैं। तो फिर यहाँ पर ब्रसल्स में इतने ही लोग इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हैं। तो यहाँ पर कौन है मेजोरिटी में? फ्रेंच स्पीकिंग लोग। और यहां से आ जाती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ द एथनिक कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो माइनॉरिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी, ये यहाँ पर रिच और पावरफुल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग सेंटर में है, सरकार यहाँ से चल रही है, सरकार के सारे रूल्स यहाँ से चल रहे हैं, तो ये सारा रिचनेस और सारा पावर अपने पास अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, सारी पॉलिसीज अपने हिसाब से बना रहे हैं। डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, जो वैसे तो बेचारे पूरी कंट्री में मेजोरिटी में है, उनको ये जो बेनिफिट मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, ये बहुत बाद में मिलने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डच स्पीकिंग लोगों में और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में 1950s में और 1960s में टेंशन्स जागने लगे। इस टेंशन को हम लोग देखते हैं ब्रसल्स में और भी ज्यादा देखने को मिला। ब्रसल्स क्या है? हमारी कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। फिर हम लोग देखते हैं ब्रसल्स जो कि डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी है कंट्री में, वहां पर माइनॉरिटी में पाए जाते हैं। 1970 से लेकर 1993 तक यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार चेंज हुआ है।
ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज को समझ के चलेंगे कि हम लोग इस चीज को एक एमसीक्यू की तरह भी देख सकते हैं। 1970 से 1993 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेल्जियम का 4 बार चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखते चलिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनका अकोमोडेट इन्होंने कैसे किया यहाँ। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट लेकर, जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है वो लेकर आती है बेल्जियम मॉडल। अब ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, बेल्जियम मॉडल एक्सप्लेन करो। तो आप यहाँ पर बोलोगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन की तरह हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। पहले क्या हो रहा था, फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा थे तो वो सारा पॉलिसीज अपने हिसाब से बना रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती हैं। दो चीजें हो गई। सेंटर में क्या हुआ, ब्रसेल्स में हम लोग देखते हैं क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच मिनिस्टर्स और फ्रेंच मिनिस्टर्स सेम हो गए, इक्वल नंबर हो गया। फिर हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सेंटर से स्टेट में गया। इसके बाद हम देखते हैं ब्रसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ब्रसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट है जहां पर दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है। यहाँ पर हमने देखा कि पहले वहां पर जो था, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वहां फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने कुछ ना कुछ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया कि हम मेजोरिटी में फिर भी हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डच स्पीकिंग लोगों ने कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड काइंड क्या है, वो ये है कम्युनिटी गवर्नमेंट का। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जहां पर सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं, यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, ये कहीं भी बिलोंग कर रहे हो पूरी कंट्री में, ये अपनी सरकार को इलेक्ट कर पाएंगे। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स अपने अपने हिसाब से इलेक्ट करेंगे। और इसके बाद इसका क्या है कि किस किस चीजों पर रूल्स बना सकते हैं, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि यहाँ पर कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के ऊपर लेजिस्लेशन कर सकता है हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये था फोर्थ थिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट श्रीलंका। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी चीज खत्म हो जाती है बेल्जियम की। हम लोगों ने देखा बेल्जियम की प्रॉब्लम क्या थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पर अकोमोडेशन मॉडल हुआ, लोग खुशी शांति से यहाँ पर रहने लगे। कैसे? पावर शेयरिंग की वजह से। इसके आगे हम लोग देखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका की क्या प्रॉब्लम थी और इन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया, जो कि इन्होंने नहीं किया। श्रीलंका की प्रॉब्लम का नाम है मेजोरिटेरियनिज्म। श्रीलंका इज अ स्मॉल आइलैंड नेशन। जो हमारे यहाँ पर बिंदु दिखता है इंडिया के मैप में, वही श्रीलंका है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। अगेन ट्राइंग टू एक्सप्लेन, छोटी कंट्री है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फिर हम लोग देखते हैं श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन। एथनिक कॉम्पोजिशन अगेन लिंग्विस्टिक बेसिस पे, किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो सिन्हाला स्पीकर्स जो हैं यहाँ पर वो है 74%। अब यहां से लोगों का कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर इसको टोटल करते हैं तो अभी 25-26% लोग बचे हैं, तो वो कहां पे गए बाकी के लोग। तो सिन्हाला स्पीकिंग के साथ साथ जो कि 74% है, जो कि मेजोरिटी है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्रिश्चियंस हैं जो कि 7% है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अदर 1% जो है ये बाकी के एथनिक कॉम्पोजिशन को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये सारा क्लियर हो जाता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं और जो दूसरा, जो सबसे मेजर माइनॉरिटी है, यानी कि हमारे जो तमिल स्पीकर्स हैं, ये जो दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज हैं इन द सेंस कि ज्यादा जिनका पॉपुलेशन है, वो है तमिल स्पीकर्स। वो है 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंडियन तमिल्स हैं और उसके साथ साथ श्रीलंकन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल्स हैं 5% और श्रीलंकन तमिल्स हैं 13%। तो ये है हमारे यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन। इसके आगे हम लोग देखते हैं डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म। अगेन सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये। आपका ये जो क्वेश्चन है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को वहां पर कैसे बनाएंगे, ये हम अभी एक डिस्कस करेंगे लास्ट में। ये डिफाइन करें हम मेजोरिटेरियनिज्म को जब, तो ये हमारा फिर से सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक से याद रखिए, ध्यान से देखें। अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी यहाँ पर कौन सी है, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी, शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विचएवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ये जो बिलीव होती है कि जो मेजोरिटी है वो सर्वोपरि है, सबसे अच्छी है, अपनी पसंद से काम कर सकती है, बाकी की जो नीड्स और जो कि इन लोगों की डिजायर्स और विशेस हैं उनको इग्नोर करके, डिसरिगार्ड करके अपने हिसाब से रूल कर सकती हैं। ये है द फीलिंग एंड द प्रॉब्लम ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। कहां पे पाई जाती है? इन श्रीलंका। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग।
श्रीलंका इंडिपेंडेंट इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। हमारे 1 साल बाद इनको इंडिपेंडेंस मिली। यहाँ पर सिन्हाला स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी, इन्होंने अपने आप ही डोमिनेंस सिक्योर करना स्टार्ट किया। कैसे कि हम लोग बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। ये शब्द अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं तो पता चलता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आप इस चीज को याद करते चलिए। जी हाँ, आपके पास ये सब कुछ अवेलेबल है, नोट्स वगैरह। तो आप देखिए डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। इस पर हम देखते हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो है मेजॉरिटेरियन। ये क्या कर रही है? मेजॉरिटेरियन मेजर्स लेकर आ रही है ताकि सिन्हाला सुप्रीमेसी बन सके। अगर अभी भी किसी को डाउट है कि सिन्हाला कौन है, तो सिन्हाला एक लैंग्वेज सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है जो कि यहाँ पर 74% अवेलेबल है इन श्रीलंका। इनकी जो गवर्नमेंट है, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो क्या कोशिश कर रही है कि सिन्हाला सुप्रीमेसी क्रिएट होने लग जाए। इन 1956 हम लोग देखते हैं एक एक्ट पास होता है जो कि कहता है कि सिन्हाला जो है वो ही ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी। 1956 एक्ट पास होता है, सिन्हाला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये सब प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम के अंडर में लिखेंगे। इसके बाद हम कहेंगे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बन रही थी गवर्नमेंट जॉब्स में, पोजीशंस में, इन सब चीजों में प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बन रही थी। किसके लिए? सिन्हाला एप्लीकेंट्स के लिए। इसके बाद हम देखते हैं एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है और वो कहता है कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्या है? वो रिलीजन जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी प्रैक्टिस करती है, उसको अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो प्रोटेक्ट करेगा और फॉस्टर करेगा। जो कि क्लियर ब्लेटेंटली, मतलब आप समझिए कि बहुत लेवल्स पे डेमोक्रेसी को थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है। इनके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में माइनॉरिटी को बहुत पीछे करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब इस सारी प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि श्रीलंकन तमिल्स जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लॉन्च की पॉलिटिकल पार्टीज और स्ट्रगल्स, और उन्होंने डिमांड किया। क्या डिमांड किया? अगेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थिंग। 3 पॉइंट्स है हम अच्छा ठीक है, 3 चीजें हैं जो कि हम लोगों को इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। वो क्या है? द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। वो चाहते हैं कि आपने अपनी सिन्हाला को तो रख लिया ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन उसको ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज मत रखिए, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए। इसके बाद है रीजनल ऑटोनॉमी। हमारे यहाँ का जो एरिया है जहां पर सिर्फ हम लोग रहते हैं, जहां पर तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, उसको थोड़ी रीजनल ऑटोनॉमी दो, अपने हिसाब से फंक्शन करने दो, अपने हिसाब से काम करने दो। इसके बाद हम तीसरा जो चीज देखते हैं वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो यहाँ पर ये तीनों बहुत फेयर डिमांड्स मांग रहे हैं। एक पहली डिमांड है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ तमिल को, रीजनल ऑटोनॉमी दो, और तीसरी चीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो। तो इन डिमांड्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि अब ये जो डिमांड्स थी, जो कि कौन मांग रहे थे? तमिल्स मांग रहे थे। उन लोगों की इन डिमांड्स को रिपीटेडली डिनाई किया गया बाय द पीपल, बाय द गवर्नमेंट्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज और स्ट्रगल्स तो चला ही रहे थे, डिमांड तो कर ही रहे थे। 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आई जिन्होंने क्या कहा कि अब तो आप लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं, रीजनल ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हो, तो एक काम करो कि हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो। इंडिपेंडेंट स्टेट का नाम, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, तमिल एलम, विच मीन्स एलम का मतलब है स्टेट। तो ये लोग क्या डिमांड करने लग गए बाय 1980s? क्योंकि आप हमारी कोई बात नहीं मान रहे हो तो हम लोगों को चाहिए सेपरेट स्टेट, जो कि है तमिल एलम। और ये किन पार्ट्स में चाहिए? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स। जिन्होंने अभी तक सैंपल पेपर नहीं देखा है, दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि सैंपल पेपर में दिया हुआ है। वो कुछ भी नहीं पूछ रहा है इसमें से, वो ये पूछ रहा है कि बताओ कौन से पार्ट्स थे जहां पर ये तमिल एलम के लिए अपनी जगह मांग रहे थे। तो हम लोगों को यहां तक इस बारीकी तक पढ़ के चलना है कि ये है नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स। कौन से? नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स। इन चीजों को याद करते चलिए, ठीक है। यहाँ पर तमिल एलम मांगा जा रहा था नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अब ये जो चीजें थी, तमिल एलम मांग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है क्योंकि इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो ये जो डिस्ट्रस्ट था दोनों कम्युनिटीज के बीच में वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। फिर इसके बाद ये जो डिस्ट्रस्ट हुआ, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। कॉन्फ्लिक्ट से यहाँ पर सिचुएशन आ गई ऑफ सिविल वॉर। तो यहाँ पर क्वेश्चन जब पूछेगा हमसे कि क्या श्रीलंका की प्रॉब्लम से सोल्यूशन निकला, तो हम लोग देखते हैं क्या निकला भाई, सिविल वॉर निकल गया। सिविल वॉर वो सिचुएशन होती है जहां पे अगर लिटरल वॉर नहीं भी हो रहा तो जो सिविलियंस हैं, बेसिक लोग हैं, वो अगर इस तरीके का झगड़ा कर रहे होते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है। इसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारी कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज सिन्हाला एंड तमिल स्पीकिंग पीपल ने, हम लोगों ने देखा वहां पे किल किए गए, मार दिए गए लोग। इस हद तक बढ़ गया
और बहुत सारी फैमिलीज को अपनी अपनी कंट्री छोड़कर रेफ्यूजीज की तरह निकलना पड़ा अपनी कंट्री से और अपने लाइवलीहुड को भी छोड़ना पड़ा। अब इसको हम कंट्रास्ट कर सकते हैं बेल्जियम की सिचुएशन से, जहां पर क्या हुआ, एक बेल्जियम मॉडल आया जो कि अकोमोडेटिव था। उसने क्या किया कि यहाँ उसको अकोमोडेटिव मॉडल भी कहते हैं, अकोमोडेटिव मॉडल ऑफ बेल्जियम। इन दोनों चीजों में, इन दोनों सिचुएशंस में हम देखते हैं कि वहां पे बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कोशिश की कि चीजें बेहतर हो सके, पावर शेयरिंग से चीजें अच्छी हो सके। और यहाँ पर हम देखते हैं श्रीलंका की, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स को डिनाई कर दिया जो कि फेयर डिमांड्स थी। अभी तक मैं आपको बताती हुई चली हूँ कहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्लीज इन चीजों का नोट लेते चलिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नीड ऑफ पावर शेयरिंग, उसका भी सेम आंसर है। इसके 5 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पॉइंट्स आपके सामने पड़े हैं और इसमें से हमारे ये जो 4 ऊपर के पॉइंट्स हैं, ये कौन से रीजंस हैं, प्रूडेंशियल रीजंस। अगर आपके पास आता है क्वेश्चन की बताओ प्रूडेंशियल रीजंस क्या है, तो ये चारों होंगे। और ये जो अकेला यहाँ पे नीचे है, ये है हमारा मॉरल रीजन। अब हम लोग समझेंगे प्रूडेंशियल और मॉरल का रीजन फटाफट 1 सेकंड में। प्रूडेंशियल रीजंस का मतलब होता है वो रीजंस जो कि किसी रीजन पर बेस्ड होंगे, रीजन मेकिंग पर बेस्ड होंगे या फिर कैलकुलेटिव रीजंस होंगे। ये चीज मैंने आपको बहुत एक्सटेंसिवली समझाई है आपके लेक्चर्स में जो हमारी ऐप पर है। आप प्लीज उस पर अगर चाहें तो इस चीज को और भी ढंग से एक्सटेंसिवली समझ सकते हैं, ताकि आप इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलें। नहीं समझना है तो यहाँ पर आप एटलीस्ट इस चीज को समझ के चलिए कि प्रूडेंशियल रीजंस वो होते हैं जो कि कैलकुलेटिव तरीके से लिए जाते हैं। आज अगर आप किसी इंसान से प्यार में पड़ जाते हैं और बिना किसी आगे की चीजें देखकर उससे भागकर शादी कर लेते हैं, तो ये एक प्रूडेंशियल रीजन नहीं हुआ, आपने कोई रैशनल डिसीजन नहीं लिया इस पॉइंट पर। उसके अलावा अगर आप सही डिसीजंस लेते हैं, सही एज में, सही टाइम के साथ आगे काम करते हैं, बाकी की सारी चीजों को बैलेंस आउट करके चलते हैं, तो वो हो जाता है एक प्रूडेंशियल रीजन, एक कैलकुलेटेड, एक रीजन के साथ किया हुआ काम। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस पर कोई हंसेगा नहीं, एक मजाक वाला एग्जाम्पल था ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 1, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। इसको हम लोगों को कैसे याद करना है आंसर के लिए, helps to reduce conflict। एक चीज होती है कि या तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करें और दूसरी चीज होती है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर दें। अगर आपके भाई बहन बच्चे सब लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, एक काम कीजिए, आप एक साइड में जाकर बैठ जाइए, दूसरा इंसान दूसरी साइड में जाकर बैठ जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही अराइज नहीं होगा। ये होता है पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंट रीजन कि अगर साथ में काम नहीं करेंगे या साथ में मिलकर काम करेंगे, सबके पास अपने अपने रूल्स पावर्स होंगे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट की। दूसरा रीजन जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। लंबे समय तक अगर सरकार चलानी है, लंबे समय तक अगर डेमोक्रेसी को चलाना है, तो यहाँ पर पावर को शेयर करना जरूरी है, ताकि क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर रहेगा। जो पॉलिटिकल ऑर्डर हमारे यहाँ पर है, आज हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, अगर वहां पर पावर शेयरिंग नहीं होगा, मोनार्की आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगा यहाँ पर, तो फिर कोई भी किसी की बात नहीं सुनेगा और झगड़े और लड़ाइयां, लोग मूवमेंट करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। उस चीज को मेंटेन करने के लिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। इसके बाद हम देखते हैं फॉर लॉन्ग रन यूनिटी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हमेशा साथ देना है, साथ निभाना साथिया, तो ये हमारा चल रहा है लॉन्ग रन यूनिटी के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। टायरनी किसी ने पूछा, इसका मतलब होता है बहुत सारी तकलीफें, दिक्कत, या फिर ये जो ऑटोक्रेटिवनेस होती है, ये जो हमारी जो मेजोरिटी है, ये जो अपनी पसंद से जैसे काम करना होता है वो जैसे चलाती है, उसको कहते हैं टायरनी। ये जो चीजें इन्फ्लिक्ट करती है बाकी माइनॉरिटीज के ऊपर, वो ना ही सिर्फ ऑप्रेस करती है माइनॉरिटी को, बल्कि उसके साथ साथ मेजोरिटी को भी अफेक्ट करती है। इट ऑल्सो रूइंस द मेजोरिटी। हम लोग श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर ना ही सिर्फ सिन्हाला तमिल स्पीकिंग लोगों के ऊपर सिन्हाला स्पीकिंग लोगों ने परेशानी दी थी, बल्कि उसके साथ साथ उन लोगों ने किसको किया था परेशान, खुद के भी लोगों को मरवाया था। सिविल वॉर में उनके खुद के कम्युनिटी के लोग भी मारे गए थे। तो यहाँ पे माइनॉरिटी की, मेजोरिटी का ये जो अपना तरीका है अपने हिसाब से काम करने का, वो ना ही सिर्फ माइनॉरिटी को तंग करते हैं अपने ऑपरेशन से, बल्कि वो लोग अपनी ये जो रूइन करते हैं मेजोरिटी खुद को भी। तो ये एक कैलकुलेटेड रीजन है, समझने की चीज है कि पावर शेयरिंग इसलिए भी डिजायरेबल है ताकि कोई भी अफेक्ट ना हो। इसके बाद आ जाता है हमारा होल एंड सोल मॉरल वैल्यू एजुकेशन रीजन, जो कि है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? Spirit of democracy is
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सरकार उनकी, जिनसे बनी है, उनके लिए काम कर रही है और अब उनकी के लिए काम करती रहेगी। तो ये जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि पावर शेयरिंग देखने को मिले, और ये है हमारा मॉरल रीजन। अगर इसको एक्सटेंसिवली आपको समझना है, अगर आपको इस पे लिखने के लिए आता है, तो आपको इस चीज को, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को अच्छे से खींचना, अच्छे से आना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पावर शेयरिंग चैप्टर। यहां पर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्यों, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ ये चीज। तो पहले तो ऐसे माना जाता था कि जो गवर्नमेंट का पावर है वो सारा जाना चाहिए किसी एक ही इंसान के हाथ में, या फिर किसके हाथ में जाना चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्संस के हाथ में। या तो राजा अकेला रूल कर ले, या फिर अपने मंत्री लाके रूल कर ले, ऐसी गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे जैसे चीजें चेंज होने लगी, आजकल की सरकारों में इमर्ज हुई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। रट ले, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर एक नया प्रिंसिपल आ जाता है डेमोक्रेसी का, जो कि है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में देखने को मिलता है। वो है दैट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स, कि सिर्फ पावर शेयरिंग सरकारों के बीच में ही नहीं होती, बल्कि अलग अलग फॉर्म्स में दी जा सकती है। ये कहानी इसीलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि आंसर में अगर स्टार्टिंग में ऐसा कुछ लिख देंगे तो आपको बहुत ज्यादा 5 स्टार्स मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं एक्चुअल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। तो 4 तरीके से होंगे, रट लीजिए ताकि हम लोग इसके अंदर इस चीज को अच्छे से पढ़ पाए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर हम देखते हैं बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर हम देखते हैं बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और चौथा जो है वो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इस चीज को ठीक तरीके से समझिए। एग्जाम्स एमसीक्यू फॉर्मेट में, लेकिन कुछ कुछ चीजें क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकती हैं, अपने सैंपल पेपर में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सोशल ग्रुप्स है, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स भी हैं। इन चीजों को बहुत ब्रिलियंट तरीके से समझाया गया है इन दी ऐप। हमारे उस पे, हमारी ऐप पर सब कुछ अच्छे से है। एक्सटेंसिवली समझना है तो ऑब्वियसली वहां पर देखिए, अभी शॉर्ट में फटाफट क्विकली हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स क्या है, हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से, जिसका सबका अपना अपना काम है, लेकिन एक दूसरे के बिना कोई नहीं चल सकता। इसलिए यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, सेम लेवल पर, यानी कि हमारा इरेजर। वर्टिकल यानी कि हमारी पेंसिल। तो यहाँ पर इरेजर वाला है, तीनों एक ही लेवल पर हैं, जैसे अभी लिखे हुए हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ये लॉ बने हुए को देखता है कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। जुडिशरी जो कि चेक करता है कि भाई ये सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, दे आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। डिफरेंट पावर्स होंगे, सेम लेवल पर होंगे, और यहाँ पर इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बार बार इसीलिए बोल रही हूं ताकि रट लीजिए, क्योंकि ये हमारा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की जगह हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। इस बार हम देखते हैं दैट सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अगर आपको मैं आज कहूं कि आपका अगर दिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, किडनी के बिना काम कर सकते हो, तो लोग सोचते हैं लौटाओ दोनों किडनी, बाहर फेंक देते हैं, सिर्फ दिल के भरोसे जिएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें तीनों चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर ना हो, ये इंश्योर करना है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड चेक्स। यहाँ पर हर ऑर्गन चेक करता है अदर्स को, और इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इस चीज को अगेन एमसीक्यू की तरह आ सकता है, 1 मार्कर की तरह आ सकता है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस किस चीज का पार्ट है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज अच्छे से याद रखें। हम लोग देखते हैं इससे क्या होता है, बैलेंस हो जाता है पावर का नेचुरली। एक 3 तराजू हैं, सेम लेवल पर पड़े हैं, तीनों एक दूसरे का अनलिमिटेड पावर ना हो, ये चीज चेक करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ये चीज समझाने के लिए बोले तो आप क्या बोलोगे कि जजेस कौन इलेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव। लेकिन वो ये बाद में जाकर जब जज बन जाते हैं तो वो चेक करते हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव और जो लॉ मेकर्स हैं ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या इनकी कोई आर्बिट्ररी लॉज बना रहे हैं, कोई अपने मन से चला रहे हैं कंट्री को। ये सारी चीज जजेस चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या बना, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये एग्जाम्पल है, याद रख लीजिए। आगे देखेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या है, हम फेडरलिज्म में पढ़ेंगे, तो इस चीज को अपने पास अपने अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको साथ में रखकर चलिए।
फेडरल, इसको याद रखना है, ये वर्टिकल सीधा पेंसिल, फेडरल सिस्टम पेंसिल सीधी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि यहाँ पे हायरार्की आ रही है, कोई टॉप पे है, नीचे है, उसके नीचे। फिर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे 3 पावर्स, 3 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेवल्स क्या है, सेंटर, स्टेट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। ये यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारे पास क्लियरली आपको बता रखा है, आप ये हैं, आपका काम ये है, आपका काम ये है। ये जो अरेंजमेंट है ये हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तक जाता है। हायर मतलब सेंटर, पूरे देश को चलाने वाली सरकारें, स्टेट को चलाने वाली सरकारें, लोकल लेवल तक चलाने वाली सरकारें। इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। उस पर हम कहते हैं सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट इसका एग्जाम्पल है हमारी कंट्री में। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन और ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। फेडरलिज्म में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तीसरा टाइप वो है सोशल ग्रुप्स। अब आप कहेंगे सोशल ग्रुप्स का क्या मतलब, सोशल ग्रुप्स के टाइम पे मैंने अगर आपको याद हो तो एग्जांपल दिया था कि मैं एक औरत हूं तो मेरा खुद का एक ग्रुप हो सकता है। अगर कोई फेमिनिस्ट लड़ाई चल रही है तो मैं उसमें जाके पार्टिसिपेट कर लूंगी। कोई विमेन्स राइट के ऊपर काम चल रहा है तो मैं उसमें जाके पार्टिसिपेट कर लूंगी। एक एडुकेटर भी हूं तो अगर कल एडुकेटर्स का कोई फाइट वगैरह चल रहा है तो मैं उसमें भी जाकर ज्वाइन कर लूंगी। उस टाइम पे मेरी आइडेंटिटी डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर किस टाइप के सोशल ग्रुप्स होते हैं, ट्रेड्स यूनियन होती हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। सोशल ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो कि हो सकते हैं फॉर एग्जांपल रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ये देखिए एज है, यहाँ पे एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं है, ये एग्जाम्पल है। इस बार हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए लीगल लॉ बने हुए हमारे पास इस तरीके के अरेंजमेंट्स हैं जो कि सोशली वीकर सेक्शंस, एसटी, एससी, ओबीसीज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इन सारे वीक सेक्शंस को ध्यान रखते हैं और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन देते हैं विमेन को भी इन व्हाट लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लॉ मेकिंग में भी, उसके प्रोसेस में भी, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी, और उसके साथ साथ किस तरीके की सरकारें चल रही हैं। 1/3 इज इन लोकल गवर्नमेंट विमेन को रिजर्व्ड है सीटें। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि कैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं। आदिवासी, एंग्लो इंडियंस का एग्जाम्पल दे चुकी हूं मैं आपको। आदिवासी, दलित कम्युनिटीज, एसटी, एससी, ओबीसीज, ये सारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारे पास, जो कि असेंबलीज और पार्लियामेंट तक वहां पर रिजर्वेशन दिया हुआ है इन लोगों के लिए, ताकि सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिले। किस चीज के लिए, ये मत भूलेगा, पावर शेयरिंग के लिए। दिस इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन आवर सेटअप। इस बार हम लोग देखते हैं दे गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को फेयर चांस मिलता है, फेयर शेयर मिलता है इन पावर। वो अपनी आवाजें उठा सकते हैं, अपने मुद्दों को सामने लेकर आ सकते हैं। इस वक्त हम देखते हैं जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, जहां पे सरकार किसके बेसिस पे बनी थी, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सबके पास अपनी अपनी सरकार थी, सब बढ़िया अपने हिसाब से काम कर रहे थे। किस चीज के लिए थी, इसको जाके रिवाइज कीजिए। और इस बार ये जो एग्जाम्पल है ये बेस्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल है फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। इसके आगे आखिरी चीज जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, शायद सरकार का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का पार्ट है। क्यों है? क्योंकि ये भी हमारे पूरे पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन का गवर्नेंस में, हमारी पूरी सिस्टम किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके लॉज बन रहे हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं। वो हम लोग अभी देखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉर्म है ऑफ पावर शेयरिंग। Political parties, pressure groups and movements control और influence those in power। ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं उन लोगों को जो कि पावर में हैं। यहाँ पर हम लोग फिर अल्टीमेट एग्जांपल ले सकते हैं 3 फार्म लॉज का, जो कि अभी यहाँ पर रूल आउट हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था फ्रॉम द फार्मर्स यूनियन। पूरी फार्मर्स की प्रोटेस्ट चल रही थी, मूवमेंट चल रहा था, और सरकार ने फिर उनको समझा, उस चीज को कंसिडर किया और रिपील किया अपने लॉज। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे एक मूवमेंट ने सरकार जो चल रही थी उसके ऊपर खूब सारा प्रेशर बनाया। इसके बाद आप लोग देखिए, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। सबसे पहली चीज, पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से काम करती हैं। फिर से सेंटर में मान लीजिए बीजेपी है, अगर स्टेट में कांग्रेस, अगर सेंटर में बीजेपी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी पार्टीज का कोई मतलब नहीं है। वो एक्सटर्नली भी इन्फ्लुएंस करती है डिसीजंस को, प्रेशर क्रिएट करती है गवर्नमेंट के ऊपर, फिर नेगोशिएशन करती है, डिस्कशंस करती है। यहाँ पे ऑपोजिशन का भी, पॉलिटिकल पार्टीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। बहुजन समाज पार्टी किसको रिप्रेजेंट करती है? दलित कम्युनिटी को। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे
वो एक इंटरेस्ट को, एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो पावर का ये जो प्रेशर होता है, इसको हम लोग यहाँ तो डायरेक्टली भी देख सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी बना लो आप आकर, अभी आपको ये फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है तो फार्मर्स एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ले और उसके हिसाब से आकर लॉज वगैरह बनाने लग जाए। एक तो वो तरीका हो गया, या फिर इट इज अच्छा, एक तरीका ये भी होता है यहाँ पर जो हम लोग चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि यहाँ तो डायरेक्ट हो सकता है जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज आकर एक अलायंस बनाती है और कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शंस को। मान लीजिए फार्मर्स ने अपनी एक पार्टी बनाई, उसके साथ बहुजन समाज पार्टी मिल गई, और ये दोनों अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजीज को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन साथ में आके बना रहे हैं अलायंस, और इस चीज तरीके से ये लोग कर रहे हैं कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और उसके बाद इलेक्ट हो जाती है अगर उनकी सरकार, तो क्या करते हैं ये लोग कोलिएशन गवर्नमेंट के बनाकर शेयर करते हैं पावर को। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, जो कि अलग अलग इंटरेस्ट के, किसके, फार्मर्स के हो सकते हैं, एजुकेशनलिस्ट के होते हैं, अलग अलग लोगों के हो सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को पावर, कैसे गवर्नमेंट की पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं, थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज, या तो गवर्नमेंटल कमिटीज का पार्ट बनकर, या फिर ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो कि हर बार ये एग्जाम्पल आपको काम आ जाएगा कि इन्होंने यहाँ पर फार्मर्स ने इन्फ्लुएंस किया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, या फिर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें किसी कमिटीज में, या फिर बनी जाए मतलब पॉलिटिकल पार्टी, और फिर किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब में हो तो उस तरीके की उन कमिटीज में एक्सपर्ट डिस्कशन जगहों पर। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस आए थे जो कि कह रहे थे कि हमारी झारखंड की क्या वो हो जाएगी, यूनियन टेरिटरी है या नहीं है। ये अभी हम फेडरलिज्म में एड्रेस कर लेंगे इस इशू को। आज कितने चैप्टर्स कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये दोनों फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, और उसके साथ साथ हम लोग डेवलपमेंट को भी कवर कर ले। अगर आप में से किसी को वो देख रहे हैं क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं, जब तक हमारे पास 1-2 मिनट है तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। अच्छा, इसको हम जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं, ये देखिए, ये हैं वो क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें करनी है कवर, और टाइम हमारे पास अब लिमिटेड है, रिवीजन चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रही है, जल्दी जल्दी कवर होगा। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप ई-सरल की ऐप से ऑब्वियसली जाकर देख सकते हैं। आपके पास पूरी एजेंसी है, ई-सरल की ऐप पर सारे लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। कोई टॉपिक अगर स्पेशली आपको लगता है कि कम है, अच्छा आपका वीक पॉइंट है, तो वहां पर जाकर कंसिडर कीजिए। इट विल बी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ऑफ कोर्स मैम, यस। टायरनी का मतलब क्या है? टायरनी का मतलब है ऑपरेशन, जो कि मेजॉरिटी जनरली देती है किसको? माइनॉरिटी को। अच्छा ठीक है, आई थिंक अ लॉट ऑफ यू हैव आल्सो सेड कि मैं थोड़ा धीरे चलने की कोशिश करूं, जो कि मैं समझ सकती हूँ। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा धीरे चलने की कोशिश करूं, पर हम लोग जल्दी से कोशिश कर रहे हैं इसको रिवाइज करने की, तो हम टाइम क्रंच का वो चीज को समझते हुए चले। आई थिंक इट इज ऑल्सो टाइम, स्टार्ट कर देते हैं हम हमारा काम। ये आपने देख लिया किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्विकली। इज एवरीबडी हियर? से यस यस यस। जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, यहां आओ, फिर फटाफट स्टार्ट करें। गुड। हाउ इज द जोश? हाउ इज एवरीबडी? वेरी गुड। एवरीबडी इज सेइंग हाय मैम। अरे व्हाट हैपेंड? व्हाई इज एवरीबडी, सम पीपल आल्सो हैव लो जोश। तो प्लीज जल्दी से क्लैप कर लो फटाफट अपने लिए 1 मिनट के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों है ये सब करना? क्योंकि देखो, मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई नहीं आता था ये बहती हुई नैया को संभालने के लिए। तो क्या, कोई बात नहीं, इफ यू हैव नॉट स्टडीड एसएसटी, अभी कर लेंगे सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। स्टे कॉन्फिडेंट, जस्ट स्टे मोटिवेटेड। क्लियर दिमाग के साथ पढ़ो, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो क्यों, मुझे अब याद आता है कि हमें कोई बहती गंगा को संभालने, बहती नैया को डूबते हुए संभालने कोई नहीं आता था। तो उस टाइम पर अगर कोई ऐसे एक्सप्लेन कर देता सब कुछ, तो शायद जिंदगी बहुत आसान हो जाती। तो आपकी जिंदगी आसान और सरल बनाने के लिए ही काम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। अब बस ब्रेक एंड करते हैं। वी विल अंडरस्टैंड दिस। अभी हमारे पास एग्जाम्पल्स में ये सब चीजें आएंगी, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर, सब कुछ। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन।
Okay, now we will start with federalism. Again, quickly we will revise. Federalism में questions किस तरीके के बनेंगे जल्दी से देख लीजिए. हम लोग देखते हैं what is federalism, what are the key features of federalism. पहला क्वेश्चन है federalism क्या है, दूसरा क्वेश्चन है फीचर्स क्या क्या है. बिल्कुल पॉइंट्स पर आनी चाहिए हमें आंसर लिख के. डिफरेंस क्या है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के बीच में. What makes India a federal country, ये मैंने आपको यहीं पर ही आंसर लिख के दे दिया है. बिल्कुल दिमाग में लिख लो कि यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं. पहला क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. इंडिया कंट्री को फेडरल कंट्री कौन क्या बनाता है, तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. छाप लीजिए दिमाग पर. हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, क्या क्या किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, ये दूसरी चीज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो कि अब ये कैसे बनता है इंडिया, वो हम लोग प्रैक्टिस कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे. इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दे आर नॉट सफिशिएंट. एक्सप्लेन, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया और ये वाला दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशंस. अगेन इसमें कंफ्यूज कोई नहीं होगा. व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्या बनाता है इंडिया को फेडरल कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज के बेस पे बने हुए स्टेट्स, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट के रिलेशंस. इसके आगे हम लोग देखेंगे, डिफाइन कर सकते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन को. डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकता है इसी पार्ट से, वो होगा स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1992 फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. क्वेश्चन आएगा व्हाट वर दी स्टेप्स, तो आप इसको कैसे आंसर करेंगे वो सेम पार्ट में से हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ पर अगेन फोकस ऑन दिस थिंग कि क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से सेम कंटेंट आपको पूछेगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या हम कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल नहीं. हम लोग बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे. आखिरी पार्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप पढ़ने वाले हो अपनी ऐप से. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड है वहां पर, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी वहां पर. आगे बढ़ते हैं. विल स्टार्ट विद व्हाट इज फेडरलिज्म. Federalism is a system of government in which the power is divided between central authority and various constituent units of the country. यहाँ पर फेडरलिज्म की ये डेफिनेशन है जो हमें याद करके चलनी है. क्यों याद करके चलनी है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा. यहाँ पे फेडरलिज्म क्या है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. यहाँ किस चीज के लिए यूज होता है, पावर शेयरिंग के लिए यूज होता है, जिसमें क्या होता है पावर डिवाइड किया जाता है, एक तो सेंट्रल और कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स के बीच में. तो ना ही सिर्फ सेंटर के पास पावर है, बल्कि उसको शेयर किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में भी. डेफिनेशन को तोड़ो और उसको पॉइंट्स की तरह दिमाग में याद रखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे देखना है. इसके अलावा हम लोगों ने कैसे देखा है फेडरलिज्म, क्या ये हमारा जो ये स्ट्रक्चर है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का, कैसा है, वर्टिकल है. इस चीज को याद करके चलो, वर्टिकल पेंसिल है हमारी फेडरल सिस्टम. इस तरीके से पावर डिवाइडेड है. ठीक है. फिर ये हमारा एक एमसीक्यू आ सकता है कि 25 आउट ऑफ वर्ल्ड्स 192 कंट्रीज आर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स. देयर सिटीजंस मेक अप टू ऑलमोस्ट 40% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. 40% जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, वो किस तरीके की कंट्रीज का पार्ट है जहां पे फेडरल सिस्टम प्रैक्टिस होता है. यानी कि ये एक बहुत ही डिजायरेबल सी चीज है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म का आंसर और भी ज्यादा अच्छी तरीके से. तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि बेल्जियम जो था वो यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गया, जहां पर सारा पावर पहले बीच में था. इसलिए कौन सी ये मुझे आप सब लोग कमेंट में बताएंगे कौन से, क्योंकि बेल्जियम में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, क्योंकि वहां पर सेंटर के पास बहुत पावर था. तो कौन से लोग बेनिफिट होते थे, डच स्पीकिंग या फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग या फ्रेंच स्पीकिंग. गुड. फ्रेंच स्पीकिंग पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी सेंटर में क्योंकि मेजॉरिटी में थे, इसलिए फ्रेंच स्पीकिंग लोग होते थे. फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर श्रीलंका जो है, इट कंटिन्यूज टू बी फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम, जहां पर जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके पास सारा पावर होता है. लेकिन जो तमिल लीडर्स थे वो क्या चाहते थे और कौन सी जगहों पे चाहते थे, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स को तमिल एलम बनाना चाहते थे. वो लोग चाहते थे कि श्रीलंका क्या बन जाए, एक फेडरल सिस्टम बन जाए जहां की पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए. फीचर्स क्या है, 7 फीचर्स हैं. ये 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं, 3 नेक्स्ट स्लाइड पर दिए हुए हैं. इन 7 फीचर्स को
दिमाग में छाप के चलना है, बिल्कुल लिख के आओगे मतलब 100 मार्क्स। सबसे पहला फीचर क्या है फेडरलिज्म का कि हमारे पास यहाँ पे 2 और मोर लेवल्स है, 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर स्टेट, पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ सेंटर स्टेट होता था, बाद में 1992 के बाद लोकल भी गया। इसका हम लोग देखते हैं तो सेम सिटीजन्स को ही गवर्न किया जाता है उससे, लेकिन ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन फॉर लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहली चीज 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स हैं, टायर्स हैं। दूसरी चीज कि सबके पास अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है, सबके पास अपना अपना एरिया ऑफ फंक्शनिंग है। ज्यूरिसडिक्शन यानी कि पॉलिटिकल कैपेसिटी में कि भाई ये मेरा हिस्सा है, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरी चलेगी। कैसे चलेगी वो हम लोग देख लेंगे, किन एरियाज में चलेगी वो भी हम लोग देख लेंगे। ज्यूरिसडिक्शंस जो हैं, टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को जो दिए हुए हैं, वो कहां से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के पास आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी देता है। और ये जो पूरी एग्जिस्टेंस यानी आप जिंदा हैं, आप सर्वाइव कर रहे हैं, आपकी मान्यता है, और आपकी जो अथॉरिटी है, ना ही आप सिर्फ मान्य हैं बल्कि आपके पास पावर है, ये चीज कौन देता है इन टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। पहली चीज अगेन 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स हैं, इन 2 या 2 से लेवल्स के पास अपनी अपना ज्यूरिसडिक्शन है। और तीसरा पॉइंट, ये जो ज्यूरिसडिक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। पॉइंट नंबर 4 इज कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, वो जो है दे कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। यूनिलैटरली मतलब एक ही तरफ से, तो एक ही तरफ से इसे चेंज नहीं किया जा सकता बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कभी भी इसे चेंज करना पड़ेगा तो बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा। अगर सेंटर और स्टेट चाहें कि हम अपना पावर वापस ले लें, अगर सेंटर चाहें कि हम स्टेट से अपना पावर ले लें, तो ऐसा अकेले नहीं कर सकते हैं। इस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को चेंज करने के लिए भी एक प्रोसेस है जहां पे सब लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आप एक पैटर्न बना पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा फीचर निकाला। 2 टायर्स हैं, 2 टायर्स से हमारे यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन आ गया, ज्यूरिसडिक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और फिर हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें आ गई 4 पॉइंट्स। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट है कोर्ट्स का पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कोर्ट्स का रोल आ जाता है। 5वां एक अलग इंस्टीट्यूशन जो पॉइंट दिखा रहा है वो ये है कि कोर्ट्स है हमारे पास जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे और हमें बताएंगे कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा। ये एक एम्पायर की तरह काम आता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स व्हिच अराइज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, मेरे टाइम पे आता था, जो कि था व्हाट इज दैट बॉडी व्हिच एक्ट्स एज एन एम्पायर? तो इट इज द कोर्ट, इट इज द जुडिशरी, जो कि किसकी तरह काम करता है? एम्पायर की तरह। जब ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, सेंटर, स्टेट और लोकल अगर आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अगर आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। 6th पॉइंट है इनके पास खुद का पैसा है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर व्हाट? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अपने बेसिस पर खर्चा कर सकते हैं, उसके लिए इनके पास सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी हैं। 7वां पॉइंट है ये कि फेडरल सिस्टम जो है उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, 2 तरीके से ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये कि ये सेफगार्ड करे और प्रमोट करे यूनिटी ऑफ द कंट्री को, उसके साथ ही साथ अकोमोडेट करे रीजनल डाइवर्सिटी को, यूनिटी को भी इंश्योर करे, सबको साथ में भी रखे, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल्स जो डिमांड्स हैं, जो इंडिविजुअल चीजें हैं, रीजनल डाइवर्सिटी है, उसको भी अकोमोडेट करे। ये 7 जो फीचर्स हैं ये हमारे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हैं, इसे रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग फटाफट से डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ये डिफरेंसेस देखेंगे किसका? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और किसका देखेंगे? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट। ठीक है, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, यहाँ पर सब यूनिट होगा एक ही। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, अलग 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप मिलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं सब यूनिट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि सारा पावर एक ही अथॉरिटी के पास है अपने हिसाब से। जो बाकी के सब यूनिट्स अगर हमने बाय चांस बना के दे भी रखे हैं तो वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं फेडरल यूनिट्स जो हैं दे आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसरेबल बट दे आर नॉट अंडर कंट्रोल। आंसरेबल है, कुछ गलत करेंगे तो आंसरेबल है, कंट्रोल में नहीं है। नो डिविजन ऑफ पावर, डिविजन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। नो डिविजन ऑफ पावर, बांटा नहीं गया है, यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर हर जगह फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, वील सी
रूट्स टू फेडरल सिस्टम, यहाँ पर दो तरीके के रूट्स हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हो जाएगा यहाँ पर एग्जाम्पल से। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कौन सी हमारी? बेल्जियम, यही क्वेश्चन था। वी सी दैट कमिंग टुगेदर फेडरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है आते हैं टुगेदर to form a bigger unit so that they can retain their identity and maintain security। यहाँ पर यूएसए के एग्जाम्पल से लेके चलो, इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत सारे यूनिट्स थे अलग अलग, उन सब ने सोचा आ जाओ इकट्ठे साथ में जीवन जीते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी भी मेंटेन रहेगी और उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, एक वो समझ लीजिए एक इस तरीके का ना झूला है, उसमें से सारी चीजें बाहर निकल के जा रही हैं, लेकिन ये सब आपस में साथ में आ रहे हैं चल के कि भाई हम सब इकट्ठे रहेंगे, ये कमिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर क्या है कि उससे ना बांधा जा रहा है, कोई बीच में बेचारा खड़ा है जो कि सारे झूले के अलग अलग कोनों को बांध रहा है कि भाई अब प्लीज आ जाओ ना, मिलके इकट्ठा जीवन जिएंगे, अच्छे से काम करेंगे। होल्डिंग टुगेदर जो है वो है वन लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि एक जो है हमारा पावर, एक लार्ज कंट्री जैसे इंडिया है, यहाँ पर हमको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन सब लोगों ने मिलाया था, एक के पास जाकर नेगोशिएशंस किए थे कि सब लोग मिलकर एक कंट्री बन जाए। यहाँ पर होल्ड टुगेदर किया जा रहा है। उसके साथ हम लोग देखते हैं डिविजन ऑफ पावर है, पावर को डिवाइड किया गया है विद इट्स सब यूनिट्स। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स देख लिए, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। एमसीक्यू एग्जाम्पल, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। एमसीक्यू, बेल्जियम इज अ होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग, सब लोगों के पास इकट्ठे पावर, इक्वल पावर है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर, हो सकता है सेंटर के पास कुछ ज्यादा पावर्स हो, उतने पावर स्टेट के पास ना हो। फिर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जो होते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं देन द फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंटर की गवर्नमेंट है उससे ज्यादा पावरफुल होते हैं जो बाकी के सब्सिक्वेंट यूनिट्स होते हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर टाइप में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल देन द स्टेट्स, जो कि हमारी कंट्री में भी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। फिर हम लोग देखते हैं नो स्पेशल पावर्स आर गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जो होते हैं उनके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर हो सकता है टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी कुछ लोगों को स्पेशल पावर्स देखने को मिले। होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, नहीं सॉरी यहाँ पर क्या है, कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मतलब सब इकट्ठे साथ में आ रहे हैं, और होल्डिंग टुगेदर यानी कि वो सारे लोगों को इकट्ठा बुलाया जा रहा है। फॉर समबडी wants to repeat, if we have time in the end we'll repeat it, otherwise आप प्लीज रेफर कीजिए, we have everything on the app very beautifully explained। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेडरलिज्म की अगर कोई श्रीलंका के बारे में पूछे तो इट इज नॉट अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां पे होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फेडरलिज्म के बारे में। आइडियल फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, सब लोग आपस में एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करें, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और सब चाहते हैं कि हम सब साथ में रहें, ना ही सिर्फ ये विश्वास हो बल्कि हमें साथ रहने की इच्छा भी हो। फिर हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड अग्री दैट देयर आर सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। अलग अलग लेवल्स पे सब लोग, इंडिया वो है बेटा होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरेशन है। फिर हम लोग देखते हैं डिफरेंट लेवल्स जो होते हैं वहां पर अग्री करना चाहिए कि अलग अलग टाइप के रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग होंगे। सेंटर को भी पता होना चाहिए, स्टेट को भी पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, और सब अग्री करने चाहिए कि चलो हम आपस में पावर को डिवाइड करके चलेंगे। They should also trust that each would abide to by their part of agreement। यानी कि ऐसा नहीं कि स्टेट सारा टाइम वो चले उसमें कि पता नहीं है यार, मतलब कैसे इनका ना, ये तो हम, मुझे लगता है हमारा पावर ले जाएंगे, अब हम कैसे काम करेंगे। ये ट्रस्ट भी होना चाहिए आपस में, ये है एक आइडियल फेडरल सिस्टम। फिर हम लोग आता है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। फिर वो जो दूसरा क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल्स इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, देन हाउ इज इट फेडरल। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, देख लो कि हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसको हम लोग फेडरल कंट्री क्यों बोलते हैं। इसका यही आंसर है जो कि मैं आपको बता चुकी हूं। क्या आंसर है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। 1 2 3 राइट क्विकली। कॉन्स्टिट्यूशन, यस द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओरिजिनली हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता था कि 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन फिर 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज ये इंट्रोड्यूस्ड। यस समबडी सेड 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, नो नॉट लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। व्हाट मेक्स क्या बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है।
कैसे प्रैक्टिस होता है वो उसका पार्ट है, अर्चित वो उसका पार्ट है। A third tier of federalism added as पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। इस बार हम लोग देखते हैं डिफरेंट टायर्स जो गवर्नमेंट के हैं वहां पर सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है, सबके पास अपना काम करने का जो एरिया है वो अलग अलग है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के पास अपना अपना थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सबके पास अपना अपना राइट और वो प्लेस है, सब अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। तो किसी ने जिसने कहा था 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एब्सोल्यूट एक्यूरेट क्रिस्टल क्लियर आंसर, जो कि बनाता है इंडिया को एक फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का 3-फोल्ड अरेंजमेंट जो कि है 3 लिस्ट जो कि प्रेजेंट है हमारी कंट्री में। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्यों जरूरी है, यूनिफॉर्म पॉलिसी चलनी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, हर जगह सेम पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी लगनी चाहिए। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, इसके बाद हम फॉरेन अफेयर्स की बात करें, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो हैं ये हैं ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा पावर होता है इन सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाने का। इसको रट ले, फोटो खींच लें, दिमाग में छाप लें, पिक्चर दिमाग में लेनी है तो आप इस चीज को याद रखो कि ये कौन सी जगहें हैं जहां पर इस तरीके का यूनियन लिस्ट में आती हैं, जो सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन लिस्ट में। देन वी हैव स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के काम, इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पर। कौन से होंगे, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। आप इसको ऐसे याद रखिए, पुलिस हर स्टेट की अपनी होती है, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबका अपना अपना है, अलग अलग पुलिस का अपना होता है। ट्रेड कैसे होगा, एग्रीकल्चर कैसे होगा, इरिगेशन क्या होगा, ये सारे किसके स्टेट लिस्ट के काम है। फिर है कॉन्करेंट लिस्ट, वो है जो कॉमन इंटरेस्ट की चीजें, यहाँ पे दोनों सेंटर और स्टेट दोनों के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। उसके बाद बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली मेक द लॉज हियर। कहां पे, कॉन्करेंट लिस्ट। अब बाकी तो क्या है, लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन यहां पर ये चीज लोग जनरली भूल जाते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखिए कि कौन सी चीजें हैं, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन और उसके बाद सक्सेशन। ये जो सारी चीजें हैं ये किसके अंडर आती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जहां पर दोनों सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं और देखते हैं रेसिड्यूरी पावर्स क्या होते हैं। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन है। एटॉमिक एनर्जी जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि एनर्जी रिसोर्सेज पे बेस्ड है। अगर आप एटॉमिक एनर्जी को डिफेंस के पर्पसेस की बात कर रहे हैं तो वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, सेंटर उसके ऊपर काम करेगी। इसके अलावा कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, प्लीज नहीं समझ में आया, आई विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ दिस। ट्रेड दोनों के अंडर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर भी आता है और उसके साथ साथ स्टेट लिस्ट के अंडर भी आता है। यानी कि अगर पूरे ट्रेड की बात हो रही है पूरी कंट्री के तो वहां पर वो भी बना सकता है, और अगर सिर्फ स्टेट रिलेटेड ट्रेड की बात हो रही है तो वहां पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है लॉस, ठीक है। यहाँ पे रेसिड्यूरी पावर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से सुन लो। रेसिड्यूरी पावर्स वो होते हैं, रेसिड्यूरी पावर्स वो पावर्स होते हैं जो कि उस टाइम पर ऐसे पावर्स होते थे जो कि शायद उस टाइम पर इंपॉर्टेंस के नहीं थे, रेलेवेंट नहीं थे, तो भी वो पावर्स का एक प्रोविजन दिया गया है। ये तो हो गए जो कि उस टाइम पर रेलेवेंट थे। अब कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जैसे कि आईटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वो सारी चीजें जो कि शायद उस टाइम पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब रेलेवेंट नहीं थे। उस टाइम पर साइबर सिक्योरिटी जैसा इशू नहीं था, सोशल मीडिया पे कोई हरासमेंट नहीं हो रहा था, तो वो सारी चीजें अब रेलेवेंट हो गई हैं विद द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। अब ये जो रेसिड्यूरी पावर्स जो कि जिन पर लॉज ना बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन पर लॉज नहीं बनाए जा सकते हैं, वो पावर्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा टू द यूनियन गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लेजिस्लेट मतलब लॉज बना सकती है किसके ऊपर, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो सब्जेक्ट्स जो कि मेंशन नहीं है। ट्रेड कॉन्करेंट और यूनियन, ट्रेड यूनियन में तो बिल्कुल नहीं है, कॉन्करेंट या फिर स्टेट का पार्ट हो सकता है। और यहाँ पर आप देखिए स्टेट में तब जब स्टेट से रिलेटेड होगा, कॉन्करेंट में तब जब दोनों से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर रेसिड्यूरी पावर्स का मतलब आप समझ गए। हमारे यहाँ पर किसके पास प्रोविजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्या है, इस चीज को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग रेफरेंस देंगे जम्मू एंड कश्मीर का, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्पेशल पावर दिया हुआ है। एनसीईआरटी को मैंने उस टाइम पे भी कटवाया था, और लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर दिया हुआ था, अब नहीं दिया हुआ है कोई भी स्पेशल पावर। स्टे अपडेटेड। Areas like चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। क्यों यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है इनको? क्योंकि यहाँ पर ना ही इतने बड़े हैं कि अपने आप की गवर्नमेंट बना ले, और ना ही इतने छोटे हैं कि इनको और बाकी के स्टेट्स के साथ मर्ज कर दिया जाए, इसलिए ये यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज बन जाते हैं। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही स्पेसिफाइड था। सेंट्रल और स्टेट के बीच में, यानी कि यूनियन और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड किया जाएगा। हम देखते हैं द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट एनी चेंज। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से क्या पावर है, किस तरीके का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने ये चीज फीचर्स में पढ़ा था कि व्हाट मेक, जब हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ रहे थे तो हमने देखा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, और साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि अकेले एक बॉडी नहीं चेंज कर सकती हर चीज को। हमारे यहाँ पे कैसे चेंज होता है, एनी चेंज करने के लिए इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी। 2/3 ऑफ मेजोरिटी होने चाहिए यहाँ पर, और हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से ये होकर निकलना चाहिए। देन इट इज शुड बी रैटिफाइड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। रैटिफाइड यानी कि गिव एग्रीमेंट टू, ठीक है। तो यहाँ पर रैटिफिकेशन, एग्रीमेंट चाहिए होता है कम से कम हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स का। मान लीजिए अगर 20 स्टेट हैं तो उसमें से कम 10 स्टेट्स, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स में से लोगों को उस पर अपनी हामी भरनी होगी। इसके आगे हम इसके जो अब एग्जांपल्स हैं, रेफरेंस मैंने जहां पे लिख रखा है, इसकी जो एग्जांपल्स हैं यहाँ ये हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। आप प्लीज इस पार्ट को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वहां पे भी देख सकते हैं। फोर्थ चीज, जो फोर्थ पॉइंट आएगा इसमें व्हाट मेक्स इंडिया में, यह है जुडिशरी का रोल। अभी तक हमने क्या क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल देख लिया, हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन को देख लिया। यहाँ पे जुडिशरी का क्या रोल है, ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके के प्रोविजंस दिए हुए हैं, जिस तरीके के प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, उसको ध्यान से देखना, ओवरसी करना जुडिशरी का रोल है। कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन मेक अ डिवीजन। अगेन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होइए, रेसिड्यूरी पावर्स जो हैं वो पावर्स हैं जिन पर अभी तक लॉज बने नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बन नहीं सकते। उस तरीके का जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कोई अगर डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट के पावर्स के बीच में, सेंटर और स्टेट के डिवीजन ऑफ पावर्स के बीच में, यहाँ पर बहुत जरूरी चीज, कॉन्करेंट लिस्ट में हमने देखा था कि अगर इन दोनों के लॉज अलग अलग होते हैं तो यूनियन लिस्ट का जो लॉ होगा वो आगे जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्यूट जो है वो इनके डिवीजन ऑफ पावर्स की चीज को दर्शा रहा है तो यहां पर किसकी अथॉरिटी आ जाती है, एक एक्सटर्नल बॉडी जो कि हमारी जुडिशरी है। हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स मेक अ डिसीजन। क्लियर रखिए इस चीज को अपने दिमाग में। फिफ्थ पॉइंट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्सेस। टैक्सेस लगाएंगे हमारे ऊपर, आम आदमी के ऊपर, और वहां से रिसोर्सेज रेज करेंगे और वहां से अपने अपनी चीजों को पूरा कर सकते हैं। ये सबके पास अपना अपना राइट है, जिसके बारे में हमने बात की थी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है सबके पास। अब ये है नेक्स्ट पार्ट, यहां पर खत्म हो जाता है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। फिर कंफ्यूज ना होए, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। 3 लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों में अलग अलग चीजें स्पेसिफाइड हैं कि भाई इस तरीके पे तुम कर सकते हो, इस पे तुम कर सकते हो, इस पे तुम कर सकते हो। इसके साथ हमें पता है कि हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जुडिशरी है जो कि अपना रोल ठीक तरीके से जानती है। कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड जो चीजें हैं उसको अगर चेंज करना है तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है, तो वो भी एक चीज हमारे पास गारंटीड है। और आखिरी चीज जो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखी कि सबके पास अपने अपने रिसोर्सेज को रेज करने का भी तरीका है। ये फिर से अगर ध्यान से अगर आप पढ़ते हो चल रहे हो तो यहाँ पर ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म ही है पूरे के पूरे, बस यहाँ पे ऐड हो जाती है हमारी 3 लिस्टें। तो ऐसे आप इस चीज को ढंग से याद करते हो चलिए। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा दूसरा पार्ट, व्हिच इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री। फेडरलिज्म को एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे देखा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं
जो कि यहाँ पे अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये है that constitutional provisions are necessary. Just because मैंने आपको कह दिया कि आज से हम सुपर मेगा रिवीजन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बात मान लेंगे। वैसे तो आप मान ही रहे हैं क्योंकि कहाँ ही जाएंगे, पढ़ना तो है ही सही, लेकिन क्योंकि सिर्फ वहां पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है आप उस चीज को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। आप यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको पता है सुपर मेगा रिवीजन से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि आप अपने एग्जाम में 40 और 40 स्कोर करने वाले हैं सुपर मेगा रिवीजन अटेंड करके, तो इसलिए आप यहाँ पे सुपर मेगा रिवीजन अटेंड कर रहे हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो होते हैं दे आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट एक्सप्लेन। दोनों क्वेश्चन आएंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं, हमारा आंसर सेम है। सक्सीडेड इन इंडिया, क्यों हमारा फेडरल सिस्टम सक्सीड हुआ इंडिया में, इज नॉट बिकॉज इट इज क्लियरली लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ इसका मतलब इसलिए नहीं सिर्फ हो रहा है यहाँ पे, बल्कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, रट लो इस लाइन को, लिखोगे तो मतलब टीचर इज गोइंग टू बी वेरी इंप्रेस्ड बाय यू। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड, उसका क्रेडिट दिया जा सकता है टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में उसको किस तरीके से चलाया जा रहा है, डेमोक्रेट पॉलिटिक्स क्या है हमारी कंट्री की, ये रीजन है कि हमारी रियल सक्सेस क्यों है फेडरलिज्म की इन द कंट्री। सबसे अब इसमें आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, 3 पॉइंट्स लिखने हैं हम लोगों को। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा पॉइंट है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी, तीसरा पॉइंट है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये 3 सब मेजर हेडिंग्स हैं, इनके अंडर जो एक्सप्लेनेशन है वो आज और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स नंबर 1, जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स के तरीके से बनाया जा रहा था, मैंने यहाँ पर रेफरेंस मैप्स लिखा है, हम लोगों ने जब ऐप पर पढ़ा है इस चीज को, तो यहाँ पर आपके पास मैप्स दिए हैं, मैंने 4 मैप्स दिखाए हैं, पहले ऐसे दिखता था फिर ऐसे दिखता था। उस चीज को अगर समझना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो। 1947 में जब बाउंड्रीज चेंज की जा रही थी टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, दिस वाज डन, की गई थी, क्यों की गई थी, ये इंश्योर करने के लिए कि पीपल जो कि सेम लैंग्वेज को बोलते हैं वो एक साथ एक स्टेट में रह पाए। डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी, इस तरीके से भी स्टेट्स बनाए गए थे। एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, कौन से स्टेट्स वो हैं जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं बल्कि कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पर बनाए गए हैं, तो वो है हमारा नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। किसी का क्वेश्चन आया था, झारखंड वो स्टेट है जो कि इस तरीके से बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी या फिर ज्योग्राफी, एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज अलोन। व्हेन द डिमांड, अब जब सबसे पहले डिमांड आई कि भैया हम लोग फॉर्म करते हैं स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस पर, तो बहुत सारे नेशनल लीडर्स को लगा कि भाई ये तो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, तो लोग अपना अपना स्टेट उठा के बाहर निकल लेंगे इंडिया से। निकल सकते हैं क्या सब अपना अपना स्टेट लेके बाहर इंडिया से, सामान है कोई? पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया पहले इनिशियली लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं हो, लेकिन एक्सपीरियंस ने दिखाया है कि हमारी कंट्री में जो फॉर्मेशन हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए, इट हैज मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। कंट्री इकट्ठी है, आज भी यूनाइटेड है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करना भी आसान बनता जा रहा है। इसके आगे हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट विच इज द लैंग्वेज पॉलिसी। नो स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारे यहाँ पर। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे यहाँ पे, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कंफ्यूजन नहीं, अगर ट्रू फॉल्स आ जाता है, इज हिंदी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, ट्रू है या फॉल्स है? इज हिंदी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यस एकदम फॉल्स है। इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, हिंदी हमारी मदर टंग है 40% इंडियंस की, लेकिन इसलिए उसको सेफगार्ड करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी की लैंग्वेजेस हैं उसको सेफगार्ड करना भी जरूरी है। तो हिंदी के अलावा हमारे पास 21 लैंग्वेजेस, रट लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 21 लैंग्वेजेस हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। हिंदी इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, नॉट द नेशनल लैंग्वेजेस। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्टेट्स जो हैं इनके पास अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो सकती हैं, एंड इट इज गिवन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जब बन रहा था उस हिसाब से इन लोगों ने ऐसा लिखा था कि 1965, एमसीक्यू की तरह देख लो एक बार, 1965 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा देखा गया था कि इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस से हटा देंगे, उसे स्टॉप कर देंगे उसके यूज को। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा
कि बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो थे उन्होंने डिमांड किया कि इंग्लिश के यूज को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो 1965 में टाटा बाय बाय हो जाती है ऑफिशियल पर्पसेस से इंग्लिश की। लेकिन यहाँ पर रेजिस्ट किया गया और यहाँ मूवमेंट्स का, पावर शेयरिंग का, प्रेशर ग्रुप का पार्ट आ जाता है। तमिलनाडु में तो इस मूवमेंट में वायलेंट ही हो गए लोग, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कंटिन्यू किया द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो यहाँ पे हमारी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ने बताया है कि कैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश भी यूज होगी। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अंडर विच हेडिंग हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। यहाँ पर सिर्फ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो उससे सक्सेस मिल जाती है, जी नहीं। फेडरलिज्म की प्रैक्टिस के लिए 3 और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो था हमारा 3 चीजें, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी और उसके साथ साथ सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब हम देखते हैं रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस ऑफ फेडरलिज्म स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस। जिस तरीके से ओवर टाइम हम बताए बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते आए हैं, उसके साथ हम लोग देखते हैं there is some network issue, that's why some people are getting disconnected. If somebody else is also facing this problem, it will get rectified soon. ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे 1990 तक ऐसा होता था कि सिंगल पार्टी ही रूल करती थी सेंटर के ऊपर। उसकी वजह से कुछ एक लेवल तक अपनी एक ही टाइप की आइडियोलॉजी चल रही है, एक ही टाइप का काम चल रहा है। 1999 के बाद हम लोगों ने देखा द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। रीजन से पॉलिटिकल पार्टीज उठकर आने लगी in many states of the country. Then we see this was the beginning of the era. Again, what was the beginning of the era of coalition governments? 1990 के बाद वाला समय. It was the beginning of the era of coalition government. अब coalition government कौन सी होती है? Coalition government वो government होती है जहां पर एक या एक से ज्यादा गवर्नमेंट साथ में मिलकर एक सरकार को बनाते हैं। सॉरी, एक या एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर सरकार को बनाते हैं। तो 1990 के बाद वाला जो टाइम था वो कोलिशन गवर्नमेंट्स को देखने मिला यहाँ पे सेंटर पे। फिर हम देखते हैं नो सिंगल पार्टी को, क्योंकि वहां पर क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी लोकसभा, तो जो मेजर नेशनल पार्टीज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अलायंस को फॉर्म किया ताकि गवर्नमेंट बना पाए सेंटर पे। क्योंकि किसी भी एक पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं आ रही थी, तो लोगों ने क्या कोशिश करी कि आज अलायंस बना लेते हैं, आज साथ में मिलकर काम करते हैं और उसकी तरह से हम लोग सरकार बना लेंगे सेंटर पे। This led to a new culture of power sharing and respect of autonomy of state governments. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पेक्ट, उनकी ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट आने लगी। मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो रहा है सेंटर पे, तो नेचुरली स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मान और इज्जत ज्यादा मिलने लगा, और उसके साथ साथ एक नया कल्चर आया पावर शेयरिंग का। मेजर जजमेंट आया एक सुप्रीम कोर्ट से, जिसने बिल्कुल डिफिकल्ट बना लिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। पहले ऐसा भी देखने को मिलता था कि जो सेंटर में गवर्नमेंट होती थी वो क्या करती थी, अपने हिसाब से, जब अपने हिसाब से काम नहीं करते थे तो स्टेट गवर्नमेंट्स को उनको डिसमिस कर देती थी। लेकिन एक अमेंडमेंट आया और यहाँ पर हमारे जजमेंट आया एक बहुत मेजर, जिसके तहत ऐसा हुआ कि अब जो सेंटर गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को आर्बिट्रेरी अपने मन से नहीं कर सकती है डिसमिस। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट विच इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का फिर से मतलब समझिए कि एक वो जो है हमारे कॉटन आता है ना, जो कि ऐसे इकट्ठे बहुत सारे साथ में लगे हुए हैं, डैंडिलियन, वो इकट्ठा टूट रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जो कि पिक्चर हमारे पास हमारे वहां पर दी हुई है। यहाँ पर आप देखिए तेलंगाना लिंग्विस्टिक स्टेट किस तरीके से माना जाएगा, तेलुगु स्पीकिंग पीपल ने डिमांड किया था। It is also based on language purposes. So yes, it is a linguistic state. This is a question that has come. Decentralization in India कैसे आया? When power is taken away from the center and the state governments and given to the local governments, it is called decentralization. सेंटर गवर्नमेंट से लेकर स्टेट को या फिर लोकल गवर्नमेंट को, उसके नीचे वाले पार्ट्स को भी अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो वो बन जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। Many states with high population and are internally very very diverse. बहुत सारे स्टेट्स की अलग बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, महाराष्ट्र ले लो, राजस्थान ले लो, यूपी ले लो, बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पर, और उसके अलावा अंदर से भी बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशंस हैं। तो यहाँ पर एक स्टेट लेवल पे बैठा हुआ इंसान शायद नहीं ठीक से उसे कंट्रोल कर पाए, और उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि सेंटर भी वहां पर बैठकर कितने लोगों की डिमांड्स को समझ पाएगी। उसके अलावा एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। हम लोग देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स
एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। ये पॉइंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस समझाना है, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस समझानी है, तो आप ऐसे समझा सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे बेसिक आइडिया क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बेस्ट तरीके से सॉल्व करी जा सकती हैं लोकल लेवल पर। अगर आपको रबर पेंसिल वाली प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आप उसमें अपने परदादा जी को, दादी जी को, इन सबको मिलाकर गए, आ जाओ मिल बांट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत बड़ी रबर पेंसिल प्रॉब्लम हो गई है, तो नेचुरली ये दादा दादी जी तक ले जाने वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं लोकल लेवल पर अगर भाई बहन आपस में मिल बांट के इस चीज को ठीक से सॉर्ट कर ले तो वो चीज अच्छे से हो जाएगी, बेसिक लोकल लेवल पर ही सॉल्व हो जाएगी। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। रबर पेंसिल की प्रॉब्लम कितनी मेजर है ये तो आपको ही पता होगा ना। इसको अगर थोड़े पॉलिटिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, अगर मैं एक नेता हूँ एक जगह की और वहां पे एक नाला है जो कि बहुत बदबू करता है, जहाँ पर बहुत सारा कचरा डंप किया जाता है, तो लोकल लोकेलिटीज के पास जो लोकल लोग होते हैं उनके पास बेटर नॉलेज है। मैं भी उसी रास्ते से गुजरती हूँ, तो मुझे पता है वहां पर कितनी प्रॉब्लम आती है ना, उस चीज को कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम लोग सब कलेक्टिवली। डेंगू के मच्छर भी बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास बेटर नॉलेज होगी, इसमें हम बेस्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे खुद ही लोकल लेवल पर। फिर हम देखते हैं बेटर आइडियाज ऑन हाउ टू स्पेंड मनी एंड मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। अगर हमारे पास एक ही चीज सॉल्व कराने का पैसा है, या तो हम खड्डा जुड़वा सकते हैं, खड्डा ठीक करवा सकते हैं, या वहां से कचरा उठवा सकते हैं, तो आई थिंक वी विल प्रेफर कचरा उठाना। तो हम लोगों को पता है हमारे पैसे किस तरीके से खर्च करने हैं, इसकी नॉलेज हमारे पास ज्यादा होगी लोकल लेवल पर। लोकल लेवल पर इट इज पॉसिबल फॉर पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अपने वार्ड पार्षद के घर पे जाइए, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर कचरा कब से फैला हुआ है, प्लीज ठीक करवा दीजिए। आसानी से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, डिसीजन मेकिंग में। फिर हम देखते हैं पांचवी चीज, इट इनकलकेट्स अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। लोगों के अंदर भी ये इनिशिएटिव आ जाता है कि अरे यार वार्ड पार्षद के पास चले जाते हैं, इतनी टाइम से हेडलाइट्स की प्रॉब्लम है, इतनी सारी खड्डों की प्रॉब्लम्स हैं, कचरे की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग सॉल्व करवाना चाहते हैं, चलो साथ में चल के करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट किसकी है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी विच इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट्स जो बनाई जाती हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। लोकल गवर्नमेंट्स इज द बेस्ट वे टू रियलाइज कि लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने का जो तरीका है, इज द बेस्ट वे टू रियलाइज इट। ठीक है, यहाँ पर हमारा लोकल गवर्नमेंट का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, फेडरलिज्म क्या होता है, फीचर्स क्या क्या है फेडरलिज्म के। फिर हमने दो तरीके की चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक पढ़ा हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें हम लोगों ने देखा कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, कंफ्यूज मत होना इसमें। फिर हमने पढ़ा व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और 3 लिस्टें बनाती हैं फेडरल कंट्री। हाउ इज इट प्रैक्टिस्ड, 3 तरीकों से, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशंस। फिर हमने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। डिसेंट्रलाइजेशन के हमने 5 पॉइंट्स भी पढ़ लिए। यहाँ पर हमने देख लिया कि ये इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे लोकल लेवल पे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे लोकल गवर्नमेंट को। अब ये एमसीक्यू है, कब आया हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन, 1992 में। तब तक ये थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे पास नहीं था। The Constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. Constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. ना ही सिर्फ वो वहां पर प्लेस में हो, बल्कि वहां पर रेगुलरली इलेक्शंस भी हो। सीट्स रिजर्व की गई किसके लिए, उन बॉडीज के लिए, इलेक्टेड बॉडीज के लिए, एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स, स्केड्यूल कास्ट को, स्केड्यूल ट्राइब्स को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, इन सब को रिजर्वेशन मिला इस लेवल पे भी, ताकि सब लोग आके पार्टिसिपेट करें और उसके साथ साथ अपनी अपनी ग्रीवेंसेस, नीड्स, डिसीजन मेकिंग पावर को अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 ऑफ द टोटल जो रिजर्वेशंस हैं वो किसके लिए हैं, फॉर वुमेन। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया जो कि जिसे कहा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेंटर पे होती है सिर्फ इलेक्शन कमीशन, जो कि पूरे नेशनल इलेक्शंस में अपना ध्यान देती है। स्टेट के लेवल पे बनाई गई एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि ईच स्टेट में पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस करवाती है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रिक्वायर्ड ये चीज है कि अपने पावर्स को शेयर करें और रेवेन्यू को भी शेयर करें विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। शेयरिंग किस तरीके से होगा, कितना पैसा लोकल गवर्नमेंट्स के पास जाएगा, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है।
ये डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी हम लोगों ने देखे। क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड होकर उसे मैंडेटरी बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी बना कि रेगुलरली इलेक्शंस भी हों। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीट्स रिजर्व की गई, 1/3 ऑफ सीट्स दी गई किसको, विमेन को, कहां पर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि सुपरवाइज करेगी, ध्यान रखेगी, और उसके साथ साथ रेवेन्यू शेयर करना और अपने पावर्स को शेयर करना मैंडेटरी बना दिया गया फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर हमारा पार्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। इसका आप लोग पढ़ेंगे अपनी ऐप से, ऐप पर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है इस चीज को। ऐप पर भी अवेलेबल है, हमारे यूट्यूब पर भी अवेलेबल है ये चीज, तो आप प्लीज उस चीज को वहां से पढ़िए। इट इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड इट रिक्वायर्स टाइम। तो वो अच्छे तरीके से अगर हम वहां पे पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी और उसमें से 100% क्वेश्चन आएगा, तो आप उस चीज को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। अब ना मेरा बहुत दिल कर रहा है, किसी बेचारे ना 3-4 बार इंसान ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो 1-2 मिनट हमारे पास है, 1 सेकंड में टाइम देख लेती हूँ। हिस्ट्री हम लोग संडे को करते हैं, ठीक है। कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर को समझो, मैं आपके सामने वो स्लाइड लगा देती हूँ जहां पर कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर का वो दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो, कमिंग टुगेदर को फिर से समझो कि ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा जहां पर अलग अलग यूनिट्स हैं जो कि साथ में आ रहे हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर क्या है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि कोशिश कर रही है कि पावर आ जाए और सब लोग साथ में मिलकर, अलग अलग पॉइंट्स जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो साथ में मिलकर एक साथ काम कर सके, एक लार्ज कंट्री में एक यूनिट बन सके। कमिंग टुगेदर क्या है, जहां पर जो सब्सिक्वेंट यूनिट्स हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग साथ में इनको जोड़ लें। होल्डिंग टुगेदर वो है जहां पे एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो सबको जोड़कर रख रही है साथ में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो खुद आते हैं, साथ में मिलते हैं, क्यों, ताकि वो मेंटेन कर पाए किस चीज को, अपनी आइडेंटिटी को और अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाए। एक लार्ज कंट्री में यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक लार्ज कंट्री में क्या होता है, डिवाइड होता है पावर सेंटर और बाकी के सब यूनिट्स के बीच में। एग्जाम्पल किसका है कमिंग टुगेदर का, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम है यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का पार्ट। हाँ जी, सब यूनिट स्टेट्स को भी कह सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जो हैं, जो बाकी के सब यूनिट्स हैं, इनके पास इक्वल पावर है। इसको आप एग्जाम्पल से बिल्कुल समझते हो चलो। यूएसए का एग्जाम्पल लेकर चलो तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी कंट्रीज हैं उसके अंदर, जितने भी अपने सब यूनिट्स हैं उसके अंदर, वो सारे उनका इक्वल है पावर और वो स्ट्रॉन्ग भी हैं अपने लेवल पे। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं हमारे यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर पावर को देखें तो वो अलग है। सेंटर के पास इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मान लीजिए फॉरेन अफेयर्स हो गया, ट्रेड हो गया, ये अपना डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, ये सारी बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं सेंटर के पास हैं ये चीजें, ठीक है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है इन होल्डिंग टुगेदर, क्योंकि बेचारा कोई एक अकेला जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जो हैं कमिंग टुगेदर में यूएसए के फॉर्म में देखो कि यहाँ पर वो ज्यादा पावरफुल है देन द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जो सब स्टेट्स के पास भी अपना चीजें हैं, सबके पास अपने पावर है, और फेडरल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है, उनके पास इक्वल पावर है ऑलमोस्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के पास ज्यादा पावर है। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है होल्डिंग टुगेदर इंडिया में इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। कोई स्पेशल पावर्स नहीं है कमिंग टुगेदर काइंड ऑफ। यूएसए में किसी के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है। लेकिन इंडिया की बात करें, यहाँ पर स्पेशल पावर्स हो सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि पहले अभी तक जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल पावर्स थे हमारी कंट्री में। आई होप आपको ये चीज थोड़ा ठीक से समझ में आई होगी। अब फटाफट आगे बढ़ने का समय आ चुका है क्योंकि हम लोग जल्दी से सब चीजों को रिवाइज करेंगे। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है, डेवलपमेंट। यस, 2 minutes over. Come quickly. Is everybody here? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हो चुका है, उसका हटा दिया गया है, अब उसका पास कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है।
यस मैम, हाउ इज द जोश? जल्दी। 370, आर्टिकल 370 क्लैप करेंगे हम अपने लिए, खुद के लिए। वेरी गुड, वी कम सो फार। आ जाओ। ये आर्टिकल वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्लीज कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी, ठीक है? ये क्वेश्चंस का पार्ट था इसलिए मैंने एड्रेस किया। आप में से किसी को इस चीज के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अभी पेपर पे फोकस कर लेते हैं। 40 और 40 लेके आना है, आउट ऑफ सिलेबस बातें ना करें अभी जल्दी से। आइए डेवलपमेंट पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इतना बढ़िया चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें जो आप अपने बिल्कुल मन से लिख सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे तो हम लोगों को मार्क्स लेकर ही आने हैं। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? व्हाट इज डेवलपमेंट? इसमें एक पार्ट आ सकता है जो कि कहेगा व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है अलग अलग लोगों के लिए, डेफिनेशन जो होती है और इसकी डेवलपमेंट की वो अलग अलग होगी। इसमें हमारे पास है इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट है, फिर उस पर हम लोग देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। इस पर हम लोग देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज पढ़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। इसको हम लोग 2x की स्पीड पे पढ़ने वाले हैं। डिस्क्राइब एनी 3 डेवलपमेंटल गोल्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है आपके पास, ठीक है? ये हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है ऐप पर। मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, ये क्या डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं एक लैंडलेस रूरल फार्मर के? इसका आंसर क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी मिल जाए यहाँ पर, लो प्राइस पर फूड ग्रेन्स मिल जाए, एजुकेशन फैसिलिटीज मिल जाए बच्चों के लिए। ये एक लैंडलेस रूरल फार्मर के गोल्स हो सकते हैं, डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। बाकी प्रॉस्परस फार्मर के क्या गोल्स हो सकते हैं, एक आदिवासी के क्या गोल्स हो सकते हैं, एक अर्बन मिडिल क्लास गर्ल के क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं बिसाइड्स इनकम व्हाट अदर गोल्स आर इंपॉर्टेंट दैट पीपल लुक फॉर। तो यहाँ पर 6 मैंने लिखा है आपके याद रखने के लिए। इनकम के अलावा क्या क्या चीजें हैं? फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी गोल्स हैं लाइफ के। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या होती है? यहाँ पर एवरेज इनकम मेथड क्या होता है ये आ सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स क्या है? वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? बीएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे हमारे केरला जो है वहां पे एजुकेशन को, हेल्थ को, इनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग तरीका होगा मापने का डेवलपमेंट। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय एवरीथिंग यू नीड टू लिव, एक्सप्लेन, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे जाकर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गिव एनी 2 ways in which resources can be sustainably used। तो ना ही यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है बल्कि आप लोगों को अपने लेवल पर आंसर भी देना है कि कैसे सस्टेनेबल कर सकते हैं। तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जांपल दीजिए। हमने वाटर रिसोर्सेज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पढ़ा था, कितना सारा पानी सेव हो रहा था, तो आप इसका एग्जांपल दे दीजिए बहुत सारा बढ़िया। सिंगल ड्राइविंग रूट्स का एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सीएनजी यूज करें इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पर ध्यान दें, आप सोलर एनर्जी पर ध्यान दें। ये सारी चीजें आप देखते हुए चलिए। इस बार ये 2 चीजें हमने उसमें पढ़ी हैं बॉक्सेस में, व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज्ड और कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूजेस। ये दोनों चीजें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस चीज को आप ध्यान से लेकर चलिए, आप मतलब पढ़ेंगे अपने बुक में से। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इसके अंदर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो इसको एक्सप्लेन करते हुए हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। एक के लिए डेवलपमेंट जो होगा जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी वही डेवलपमेंट हो। हर लेवल पर अपने एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे और इस चीज को ठीक से समझ के चलेंगे। इट कैन इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। एग्जाम्पल, सरदार सरोवर डैम जो है उसके तहत निकल के आया नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक तरफ पे हो रहा था डैम का कंस्ट्रक्शन और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो डैम करता है इंश्योर, लेकिन उसके अगेंस्ट जो लोकल कम्युनिटीज थी वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही थी और उसके साथ साथ बहुत सारे और भी कॉन्सिक्वेंसेस थे जो मैंने डिटेल में समझाए थे। वो नर्मदा बचाओ आंदोलन की तरह एक नेशन वाइड उसकी तरह सामने आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग तो हो ही सकती है, पर हो सकता है मेरी जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो वो आपके लिए शायद डेवलपमेंट की डेफिनेशन ना हो, आपके लिए शायद डिस्ट्रक्टिव हो सकता है मैं कहूं मैं आज रात को 10 बजे तक पढ़ाऊंगी तो आपके लिए वो फीजिबल नहीं हो सकता, पर मेरे लिए शायद वो डेवलपमेंट हो। ठीक है,
इनकम एंड अदर गोल्स में हम लोग समझेंगे कि इनकम क्या गोल्स होते हैं लाइफ में। देखिए पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैंने बहुत बार बोली है पहले भी, तो पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आगे गांठ बांधकर हम लोग आगे जीवन जीना स्टार्ट करेंगे, हम आगे की चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इनकम गोल्स जो है इसमें हम लोगों के क्या गोल्स होते हैं कि हमारे पास ज्यादा इनकम हो, बेटर वेजेस हो, बेटर लाइफस्टाइल आता है बेटर इनकम से, तो ये सारी चीजें इनकम गोल्स के अंडर आ जाती है। लेकिन क्या इनकम गोल्स ही हमें चाहिए होते हैं? जी नहीं, देयर आर सम नॉन मटेरियल गोल्स आल्सो। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स भी होनी चाहिए। लोग रिजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जस्ट बिकॉज मैं एक फीमेल फैकल्टी हूं, अगर मेरे साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाए तो क्या जस्ट फॉर एन इनकम गोल मैं यहाँ पर रहने लगूंगी? ऑब्वियसली नहीं। This space gives me all of these things, equal treatment, freedom, security, respect of others, जो कि मुझे कंटिन्यू करने में मदद करता है in such a place of work। तो यहाँ पर it will be wrong to conclude that what cannot be measured, क्योंकि मैं कितना फ्रीडम फील हो रहा है, कितना इक्वल ट्रीटमेंट फील हो रहा है, ये सारी चीजें मुझे नहीं होता फील, ये क्योंकि मैं मेजर नहीं कर सकती, तो जरूरी नहीं है कि इसको मैं वो ही ना करूं, क्राइटेरिया की तरह ही ना देखूं। हम लोग देखेंगे द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। कैसे? बिकॉज पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ मिक्स ऑफ गोल्स। चीज याद करके चलेंगे, मिक्स ऑफ गोल्स। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। मान लिया कि अगर औरतें पैसा कमाती हैं तो उनकी जो डिग्निटी है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, जो उनका आत्म वो है, मतलब उनकी जो रिस्पेक्ट, उनका जो पोजीशन है फैमिली में, हाउस होल्ड में, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इन टर्न अगर हम लोग देखें, अगर औरतों को ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी तो भी इन टर्न हो सकता है कि उनकी चीजें, उनका ये जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी है ये सोसाइटी में इंक्रीज होने लग जाए। इसलिए हमेशा गोल्स एक तरफ सिर्फ पैसा कमाना नहीं हो सकता। हो सकता है कि पहले रिस्पेक्ट और डिग्निटी देकर हम औरतों को पैसा कमाने दें ताकि उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी इंक्रीज हो जाए, एक साइकिल बनती चले। तो यहां पर इस चीज को समझ के चलिए कि हम लोग ये देख के चलेंगे कि मिक्स ऑफ गोल्स इंपॉर्टेंट है। I will look at the questions later. Now we are rushing with this thing. नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि नेशनल का जो नेशन का जो डेवलपमेंट होता है, एक पूरे कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है, इट रन्स पैरेलल टू इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट के साथ साथ ही अगर मैं ग्रो करूंगी तो देश ग्रो करेगा, आप ग्रो करेंगे तो देश ग्रो करेगा। तो नेशन का डेवलपमेंट आपके डेवलपमेंट पर निर्भर है। अपने एसएससी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइए, सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर है। डिफरेंट पर्संस हैं जो कि कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट एज वेल। हो सकता है आप चाहें कि पबजी वापस आ जाए, लेकिन हो सकता है एज एन एजुकेटर मैं चाहूं कि जी नहीं ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। प्लीज यहाँ पर जो जो चीजें बैन हो सकती है, बल्कि 2-4 और भी बैन कर दीजिए। कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं डिफरेंट पर्संस और अलग भी हो सकते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इनकम मेथड को। अब पहले क्या किया जाता था, क्या होता था कि मान लीजिए हमारी कंट्री की इनकम है 2 लाख रुपए, आपकी कंट्री की 1 लाख रुपए, ओ हम जीत गए, हम फर्स्ट आ गए, हमारी कंट्री आपसे ज्यादा डेवलप कंट्री है। लेकिन ऐसा एक्चुअल लाइफ में नहीं होता। तो एक नया इनकम मेथड निकाला गया जिसको हम कहते हैं एवरेज इनकम मेथड, या फिर हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम मेथड, जहां पर हम लोग क्या कंपेयर करते हैं कि टोटल इनकम कितनी है, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1000 लोग, 2000 लोग, जितने भी लोग हैं, उससे अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पर हेड इंसान के पास कितनी इनकम होगी, आपकी इनकम कितनी होगी और मेरी इनकम कितनी होगी। इसका एक एवरेज हमें इस एवरेज इनकम मेथड से निकाल पाने में हम लोग मदद, ये हेल्पफुल होगा। इसकी ना एक टेबल है जो कि हमारी इसमें दिया हुआ था। तो अब इसमें क्या दिखाया है कि कंट्री ए जो है यहाँ पर इस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दोनों का टोटल सेम आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 50,000 वैसे तो दोनों की इनकम है, लेकिन यहाँ पे कंट्री बी में 4 बेचारे लोग जो हैं वो सिर्फ 500 कमा रहे हैं और एक इंसान अकेला 48,000 कमा रहा है। तो क्या ये 50-50 हजार की जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? जी नहीं। लेकिन हमारा एवरेज इनकम मेथड क्या करता है कि हम लोगों को इस चीज में मदद करता है कि टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन में बता दे कि एटलीस्ट किसके पास लमसम वो है। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग दूसरे पर्सपेक्टिव से समझेंगे। कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है यहाँ पे कि एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन। कंपेयर तो कर सकते हैं, अच्छा तुम्हारी कंट्री में लोग इतना कमा लेते हैं और हमारी कंट्री में ऑन एवरेज इतने लोग इतना पैसा कमा लेते हैं, लेकिन दे हाइड डिस्पैरिटीज। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी है।
इनकम मेथड का डिसएडवांटेज क्या है कि दे आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, लेकिन वो डिस्पेरिटीज को हाइड करते हैं। कैसे? दैट इट डज नॉट टेल द इनकम हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। और वो इस चीज को फिर से हम इस एग्जाम्पल से देखें तो आप देखिए कि यहाँ पर हम लोगों को दोनों का अगर एवरेज निकालेंगे तो 50,000 करके पता चल जाएगा, लेकिन हम लोग और फिर क्या लगेगा कि सबके पास वही सेम तरीके से 5 लोगों के पास 10-10 हजार की इनकम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है इन कंट्री भी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एवरेज इनकम मेथड ने क्या किया, डिस्पेरिटीज को हाइड कर दिया। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से है, तो ये इसका फ्लॉ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसने एक नया तरीका निकाला। बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। अब ये लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं एज डेवलप्ड, एज अंडर डेवलप्ड, एज लो इनकम कंट्रीज, ऐसे कर लेते हैं। 2017 के डेटा के हिसाब से रिच कंट्रीज जो हैं, अगर वो US डॉलर्स 12,056 कमाती हैं पर एनम, तो ये एक रिच कंट्री है। यानी कि अगर यहाँ पे ऑन एन एवरेज सब लोग US डॉलर्स 12,056 कमा रहे हैं तो वो एक एनुअली, तो ये एक रिच कंट्री बन जाती है, एक डेवलप कंट्री बन जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं लो इनकम कंट्रीज जो होंगी, अगर वहां पे US डॉलर्स 955 लोग कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज पर एनम, तो यहाँ पर ये एक लो इनकम कंट्री बन जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। किसने दिया है? WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत यूज होता है ये क्राइटेरिया, जो कि क्या करता है, कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। इसके अलावा हम लोगों ने एक टेबल देखी है जो कि मैं बताती हूँ, ये वाली हरियाणा, केरला, बिहार की। यहाँ पर 3 अलग अलग क्राइटेरियाज यूज हुए हैं। सम अदर कंपैरेटिव डेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, जिनके जो डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इनको बहुत डिटेल में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, ऑन दी ऐप जाकर देख सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और IMR जो है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year. Break the definition, remember the definition. क्या करना है इसमें हमको? यहाँ पे IMR क्या दिखाता है, कितने बच्चे मरे हैं, मोर्टेलिटी यानी कि डेथ होता है, कितने बच्चों की डेथ हुई है बिफोर द एज ऑफ 1, 1 साल की उम्र से कम में कितने बच्चों की डेथ हुई है पर 1,000 बच्चों के साथ, पर 1,000 लाइव बर्ड्स के कंपैरिजन में। अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, उसके अगेंस्ट कितने बच्चों की डेथ हुई है 1 साल की उम्र से कम में। इन्फेंट छोटे, बहुत छोटे, 1 साल से छोटे बच्चे। मोर्टेलिटी डेथ को दिखा रहा है, रेट यानी कि यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। लिटरेसी रेट मींस द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 से ऊपर की एज ग्रुप में जो लोग लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, लिटरेसी रेट ये उनको कंसिडर करता है, उसको लिटरेट पॉपुलेशन में बताता है। नेट अटेंडेंस रेशियो, हमारे यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15। यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ क्राइटेरिया फॉर स्ट्रीमलाइनिंग हम यूज करते हैं 14 एंड 15 फॉर द डेटा दैट वी हैव यूज्ड, जो टेबल मैंने आपको दिखाई। अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट सेम एज ग्रुप। 14 से 15 के एज ग्रुप में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चे उस एज ग्रुप के ब्रैकेट में 100 में से कितने % बच्चे करते हैं स्कूल को अटेंड। मान लीजिए 20 करते हैं तो 20% बच्चे, ये हमारी नेट अटेंडेंस रेशियो बन जाती है। तीनों कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस कंपैरेटिव डेटा में देखते हैं कि हरियाणा में ये कैसे कैसे डेटा है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। तो आप इस चीज को ऐप पर जाकर ठीक से समझ सकते हैं, नहीं तो ये एक बार के लिए ओवरव्यू के लिए देख लीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे पब्लिक फैसिलिटीज का टॉपिक, जो कि कहता है मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। पैसा इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग इसके आगे देखते हैं कि वो गुड्स और सर्विसेज हमें दिला सकता है, लेकिन इट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट वी नीड टू लिव वेल। अच्छी जिंदगी जीना इंश्योर नहीं कर सकता सिर्फ पैसा। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस चाहिए होता है, कोविड से बचाव, पैसा चाहे कितना भी हो, सब घर में लॉकडाउन में बैठे थे। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा जब और हम ठीक तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे तो हम लोग आगे प्रॉस्पर कर सकेंगे, दिमाग के दरवाजे खुलते जाएंगे जैसे अभी सब लोगों के खुलते जा रहे हैं। पब्लिक फैसिलिटीज की इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, जो बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं, यहाँ पर हमने रोड्स का एग्जाम्पल लिया था,
द चीपेस्ट वेज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। आज अगर आप अपना रोड खुद बनाने लग जाएंगे, मैं अपना रोड खुद बनाने लग जाऊंगी, बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, कोई भी नहीं बना पाएगा। अच्छा होगा कि हम थोड़े थोड़े टैक्सेस भर दे और उससे रोड बन जाए, कलेक्टिवली बना ले पब्लिक फैसिलिटी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विद द इंक्रीज इन पब्लिक फैसिलिटीज अदर क्राइटेरिया ऑल्सो एनहांस एंड लीड्स टू डेवलपमेंट। पब्लिक फैसिलिटीज इंक्रीज होंगी तो नेचुरली उसके साथ साथ आप मान लीजिए अगर रोड बन चुका है, हम ट्रैवल ज्यादा कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो पाएगा, कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगा, तो हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट भी हो पाएगा। ठीक है, हेल्थ एंड डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ कंट्रीज विद बेटर पब्लिक फैसिलिटीज इज एक्यूरेट। यहां पर हम लोग देखें कि अगर हेल्थ को हम लोग देखें और डेवलपमेंट स्टेटस को देखें उन कंट्रीज के जहां पर बहुत अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन मान लीजिए अगर फ्री में मिल रही है तो हर कोई पढ़ने की कोशिश करेगा ना। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री में एजुकेशन अवेलेबल है तो नेचुरली ज्यादा लोग भेज पाएंगे, मिड डे मील्स मिल रहे हैं तो ज्यादा लोग भेज पाएंगे, हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं, फ्री में हो रहा है सब कुछ, तो ज्यादा लोग एंगेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है हेल्थ को और एजुकेशन को किस तरीके से मिल रहा है, ये डेवलपमेंट स्टेटस को मापने के लिए जरूरी है। फैसिलिटीज किस तरीके की हैं, पब्लिक फैसिलिटीज कैसे अवेलेबल है। फिर बॉडी मास इंडेक्स, क्वेश्चन आएगा हाउ टू मेजर इट इज टू। अब ये इसका डेफिनेशन अगर आती है तो ये है, इट्स अ मेजर व्हिच यूजेस हाइट, लंबाई एंड वेट टू चेक इफ वंस लेवल ऑफ नरिशमेंट। मैं कितनी नरिश्ड हूं ये मेरी हाइट और वेट के हिसाब से पता लगाने का जो मेजर है उसे हम कहते हैं BMI। बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वेट भार अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर इन केजीज, इससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे BMI। मैं पहले सबसे जाकर खड़ी होंगी एक वेट लिफ्टिंग मशीन के ऊपर, एक वेट नापने वाली वेइंग मशीन के ऊपर, और उसके बाद आप लोग मेरी लंबाई नापेंगे और उसके हिसाब से मेरा BMI निकल पाएगा। याद रखेंगे इसको, पहले वेट आएगा ऊपर और फिर हाइट आएगी नीचे। ये है मेजर करने का तरीका। अगर अब इस कैलकुलेशन को करके लेस देन 18 आता है तो अंडर नरिश्ड है, मोर देन 25 आता है तो ओवरवेट है, बिटवीन 18 to 25 आता है तो नरिश्ड है। अब बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होगा कि जाके फटाफट नाप लेते हैं, लेकिन प्लीज एग्जाम के बाद करिएगा, खूब सारा टाइम मिलेगा, पहले एग्जाम दे लेते हैं अच्छे से। कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं जैसे कि आप लोग हैं, आर नॉट इवेल्युएटेड ऑन बॉडी मास इंडेक्स, तो आपके लिए तो वैसे भी जरूरी नहीं है अभी बॉडी मास इंडेक्स निकालना, मम्मी पापा पर भी अभी ट्राई नहीं करेंगे, एग्जाम के बाद करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, ये पब्लिश कौन कर रहा है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या इशू कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्यों की जाती है, कंपेयर करते हैं कंट्रीज को, ना ही सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर बल्कि एजुकेशन और हेल्थ के स्टेटस पर भी। HDI जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इट रैंक्स इन अबव टेबल जो कि दिए हुए हैं हमारी NCERT में, आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। 189 कंट्रीज के बेसिस पर HDI निकाला जाता है कि आप एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे पूरे नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे, एकदम इंटरनेशनल लेवल पे कहां स्टैंड करती है आपकी कंट्री। यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडिया कहां पे अकॉर्डिंग टू 2017 डेटा कहां पर खड़ी करती है, 130 पर। इज इट नॉट क्लियर फॉर एवरीबडी, वॉइस इज नॉट क्लियर फॉर एनीबडी क्या? HDI रैंक इन द वर्ल्ड इज 130 फॉर इंडिया। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या नापा जा रहा है। पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना जियोगे, ये जो डिनोट करने वाली चीज है। एज द नेम सजेस्ट, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। पैदा होने पर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी इंसान की जिंदगी की लेंथ कितनी होगी, ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बन जाती है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स, ये हम लोग ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, ये इसकी डेफिनेशन आ सकती है, कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। इट इज ऑल्सो डन इन अ वे so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country। $1 आपकी कंट्री में भी उतने ही गुड्स और सर्विसेज लेके आ पाए जितने एक यूएस में बैठे हुए इंसान के पास भी आ पाए। उस बेसिस पर कन्वर्जन होता है और फिर हम लोग इसको डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम को। ये हम लोगों ने देख लिया, इंडिया 130 पे रैंक कर रहा है, ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, हम ज्योग्राफी में बड़ा एक्सटेंसिवली पढ़ा है, जहां से नॉलेज आए, जितना दिमाग में आए सब डाल दीजिए इसमें।
सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हम देखते हैं क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है। We have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children. Said by whom? Said by whom? पहले पढ़ चुके हैं। किसने कहा है कि हम लोगों ने अपना वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को इनहेरेंट, यस वेरी गुड, इनहेरेंट नहीं किया है किसी से, अपने फोरफादर से नहीं किया है, बल्कि बोरो किया है अपनी आने वाली जेनरेशन से। लेवल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए और बढ़ते ही जाना चाहिए। इट शुड गो अप। यस एवरीबडी हु इज सेइंग महात्मा गांधी, वेरी गुड। टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर्स जनरेशंस। क्या है यहाँ पर, हम लोग क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट होए। नेचुरली हम सब चाहते हैं डेवलपमेंट होए, लेवल ऑफ डेवलपमेंट और बढ़ता जाए, और बढ़ने के साथ साथ हम लोग ये मेंटेन कर पाए एटलीस्ट जो अभी डेवलपमेंट है उसकी फीजिबिलिटी बनी रहे हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। यही डिजायरेबल वे ऑफ कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग डेवलपमेंट है। लेकिन हम लोग देखते हैं सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, एक सेकंड का टाइम लेके मैं कहूंगी 20th सेंचुरी मतलब कौन सा ये टाइम होता है, 1901 से लेके 1999 तक वाला टाइम होगा 20th सेंचुरी। एक नंबर पहले चलेगी सेंचुरी। यस वेरी गुड, इस चीज को याद करके चले। 20th सेंचुरी वो पार्ट है, सेकेंड हाफ मतलब 1950 के बाद वाला टाइम। हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट हमें वार्न कर रहे हैं कि देखो जिस तरीके से और जिस लेवल पर आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल यानी कि लंबे समय तक चलता रहे, लंबे समय तक चलते रहने वाला, सस्टेनेबल नहीं है। ये हमारा डेवलपमेंट जिस रेट पे हो रहा है वैसा नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें ग्राउंड वाटर इन इंडिया की बात करेंगे, तो इसमें क्या है कि बेसिकली हमारी अभी जो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट वाला पार्ट है बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। ये पार्ट ज्योग्राफी में हमने बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा है, तो आप इस चीज को ऐसे याद करके चलेंगे कि अभी हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो और आप आगे ऊपर जाए, इट शुड राइज अप, या फिर एटलीस्ट मेंटेन रहे जैसा आज है फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। लेकिन साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि जिस लेवल पर, जिस तरीके से, जिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एग्जॉशन हो रहा है, खत्म हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, दोनों रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में हमारे पास एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर में हम क्या करते हैं, निकालते जाते हैं, निकालते जा रहे हैं पानी। वाटर टेबल जो मेंटेन्ड है वो एग्जॉस्ट होती जा रही है, और हमारे पास एक वो पूरा येलो बॉक्स है जिसमें बताया गया है कब और कैसे हमारा ग्राउंड वाटर खत्म होने वाला है, तो पानी पीने की तंगी आ जाएगी। अगर आप लोग ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट हैं तो प्लीज सेव करना स्टार्ट कर दीजिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल है हमारे पास, नॉन रिन्यूएबल है, जो कि एग्जॉस्ट होना ही है, तो वो भी अब खत्म होता जा रहा है, उसका भी एग्जॉशन देखने को मिल रहा है। वो भी हमने देखा क्रूड ऑयल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्लोबली, कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास ज्यादा है, और वो लोग अभी हम लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रहे हैं। जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो किसने होल्ड कर रखा है, क्या सबके पास अवेलेबल है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव्स हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीजें इस तरीके से हम लोग प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको हम स्टॉक में इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर स्टॉक नहीं, मतलब स्टॉक में डाल सकते हैं इस चीज को, लेकिन क्या स्टॉक में डालने के बाद ऐसा इंश्योर हो जाएगा कि भाई ये तो हमेशा ही मिलता रहेगा, अब तो कोई टेंशन नहीं है, जिसको जितना जैसे यूज करना है करते जाओ? जी नहीं, स्टॉक भी एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का इशू है इसको हम सीरियसली ले, और उसके साथ साथ हम लोग ले ग्लोबल इशू की तरह इसको समझने की कोशिश करें। ग्लोबल इशू यानी कि नहीं ये सिर्फ आपको कंसर्न कर रहा है सिटिंग इन योर कंट्री, बल्कि किसी और को भी कंसर्न कर रहा है सिटिंग इन यूएसए, जर्मनी, जापान, चाइना, बहुत सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर भी लोगों को इक्वली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अफेक्ट कर रहा है। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो है वो है पेरिनियल यानी कि जो इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक चलती ही चली जाएगी। लेकिन जो है वाटर पर डेवलपमेंट क्या होगा, और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये तो पेरिनियल है, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। लेकिन डेवलपमेंट क्या है इस चीज को क्वेश्चन करते रहना, एंड एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस, एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग ध्यान रखें कि हम लोग जब डेवलप कर रहे हैं तो सस्टेनेबल तरीके से करें, कि ताकि हम सबको साथ में लेकर चलें। फिर कह रही हूं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हो सकता है आपसे वो पूछे कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो वो चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप बात कीजिए सीएनजी को रिप्लेस करें पेट्रोलियम से, या फिर आजकल बैटरी वाली गाड़ियों का बड़ा फैशन आ रहा है जल्दी जल्दी, तो उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं कैसे हम लोग हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर सोलर पैनल्स को अच्छे तरीके से ना एक्सटेंसिवली लगाने पे फोकस करें तो वो चीज है। उसके अलावा
ये सारे जो पॉइंट्स जो अभी हमने पढ़े, ये सारी चीजें जरूरी हैं याद रखना। और मैंने एक और बहुत अच्छी चीज बताई थी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टाइम पर, वो सारी चीजें आप याद रख के चलेंगे और इस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अब मैं एक बार के लिए क्विकली आपके डाउट्स देख लेती हूँ और मैं आपको एक बार ये भी बताना चाहती थी कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हो जाता है कि आज जो हमें रिवाइज करना था, हमने पावर शेयरिंग रिवाइज कर लिया, फेडरलिज्म रिवाइज कर लिया और हम लोगों ने डेवलपमेंट को रिवाइज कर लिया। किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे मैंने आपको मेजर बता दिए, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और किस तरीके से आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, ये सब कुछ भी आप एक सेकेंड मैं क्वेश्चंस देखती हूँ अभी। तो ये आप चीजें ध्यान में रखकर चलेंगी, ये लार्ज टॉपिक्स हैं जिनको हमको कवर करना है। कल हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कवर करेंगे, मैप वर्क भी देखेंगे। तो साथ में रहिए, साथ में चलते रहेंगे तो अच्छा होगा। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इन डेप्थ ऑफ दीज टॉपिक्स। मैं आपको एमसीक्यूज 50,000 बनाकर दे दूंगी, लेकिन आपका हो सकता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप एक भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे आप कवर। यहाँ पर जैसे मैंने आपको वो नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स वाला एग्जांपल दिया, सैंपल पेपर का पार्ट है, कितनी निटी-ग्रिटीज में जाकर क्वेश्चन बना हुआ है। तमिल एलम का जो क्वेश्चन है, कितना सेंसिटिव क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको पूरा टॉपिक पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा टॉपिक फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं मैं आपको क्या बता रही थी, एक और चीज, क्वेश्चंस देख रहे थे हम लोग यहाँ पर। कल 2 क्लास रखोगे, हम लोग करते हैं इसको कवर। एग्रीकल्चर कल होगा। ओके, मोस्टली देयर ऑल आंसर क्वेश्चंस आर आंसर्स। देयर इज वन क्वेश्चन, सम पीपल थिंक अबाउट देयर फ्रीडम बट अदर्स डोंट केयर अबाउट इंडिकेटर्स लाइक फ्रीडम, इज इट ट्रू और फॉल्स? आपका जो स्टेट क्वेश्चन है, इट इज ऑब्वियसली ट्रू कि ऐसा ट्रू है कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारा फ्रीडम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, औरों का नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, कि इस तरीके की स्ट्रक्चर की बात करें जहां पर हम सब लोग साथ में रहते हैं, तो सिर्फ एब्सोल्यूट फ्रीडम आपके पास नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके पास फ्रीडम होना चाहिए विदाउट इंटरप्टिंग एनीबडी एल्स। इसको आप एक केक की तरह समझिए। अगर केक में से आप एक हिस्सा काट लेंगे बीच में से, तो बाकी सारे हिस्सों में से भी, पिज्जा अगर आप बीच में से ले लेंगे तो सबको कम कम मिलेगा ना। अपना फ्रीडम एक्सरसाइज कीजिए, आप अपनी एक स्लाइस ले लीजिए, लेकिन बाकियों का पिज्जा तोड़कर उस स्लाइस को मत लीजिए। समझ रहे हैं? क्योंकि अपना फ्रीडम एक्सरसाइज करना है, औरों को हार्म अफेक्ट करते हुए बिना। हिस्ट्री का एसएमआर होगा, संडे को कोशिश करते हैं लेते हैं। हिस्ट्री का एसएमआर बिल्कुल होगा, चिंता मत कीजिए। हम लोग मैप वर्क भी कर लेंगे कल। अच्छा, दिस क्वेश्चन, मैम टाइडल एनर्जी इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? टाइडल एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन आप समझिए कि टाइडल एनर्जी को जनरेट करने वाला जो पूरा तरीका है, प्रोसेस है, वो बहुत एक्सटेंसिव है, टाइड्स पर डिपेंड करता है, जो चलती रहती हैं, तो उसका पूरा सेटअप एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बट इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, इसके मोस्टली हमारा टाइम खत्म हो चुका है, मगर मैं आपको कंक्लूड करने के लिए एक चीज बोलूं तो ये है कि मैंने जो आपको चीज समझाई कि हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज आ सकते हैं जो कि आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके अलावा ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको बोलेगा ये अजम्पशन है, इसका रीजन ये है, बताइए असर्शन और रीजन सेम है या नहीं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान देकर चलनी है। और भी बहुत सारी जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये मैं आप लोगों को कल ठीक से समझाऊंगी। ठीक है, आयरन इज रिन्यूएबल। आयरन मतलब कैसे रिन्यूएबल होगा? आयरन कैसे रिन्यूएबल होगा? क्या मैम आप प्लीज क्या बताना है आपको सृष्टि? ठीक है, वी कम टू द एंड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप आप तीनों चैप्टर्स को, अब बताए एक बार क्विकली बस जाकर देख लो एक बार एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी के साथ साथ चलोगे, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। सृष्टि, वी आर एट अ लैक ऑफ टाइम, आप कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर प्लीज पढ़िए, एब्सेंट इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अब ये फटाफट से हम लोग पढ़ेंगे। स्टिल द जोश इज हाई, जल्दी से बताइए, हाउस द जोश? एसएसटी में 40 on 40 लेके आना है किस किस को? हाय हाय एवरीबॉडी, जोश इज हाई, सब लेकर आएंगे 40 on 40। बिल्कुल बिलीव रखेंगे, फेथ रखेंगे, हम जल्दी सब कुछ रिवाइज करेंगे। प्लीज मैंने जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे पढ़ते चलो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे सोशल स्टडीज में, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। ठीक है,
बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एसएसटी को पीछे छोड़ के चलेंगे। सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी एवरीथिंग, बाय एवरीबडी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।